भाई, यह एनीमे थोड़ी देर देखो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो, धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी जगह से जिसका नाम है लिहान कॉन्टिनेंट, जिसे लोग इमोर्टलों की कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन जाते हैं। जो इमोर्टल बनता है उसे कल्टीवेशन मास्टर कहा जाता है और उसकी ताकत इतनी होती है कि वो सिर्फ एक स्लैश से पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। इसलिए आम लोग अपनी पूरी जिंदगी इन कल्टीवेशन मास्टर्स को ढूंढने और उनसे सीखने में लगा देते हैं ताकि वो भी इस इमोर्टैलिटी के रास्ते पर चल सकें। अब कहानी में एंट्री होती है एक छोटे बच्चे की जो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और बोलता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि अगर उसे इमोर्टल बनना है तो उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर वो कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन गया तो एक दिन वो खूबसूरत पत्नी से शादी कर पाएगा और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगा। लेकिन कल्टीवेटर बनना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसके लिए एक अच्छे सेक्ट और मास्टर की जरूरत होती है। वो बच्चा अब तक जितने भी सेक्ट्स में गया सबने उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ही सेक्ट बचा है, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो दूर दूर तक कोई सेक्ट नजर नहीं आता, सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी दिखती है जिसमें बस सूखी घास फूस पड़ा है। वो बच्चा निराश होकर कहता है कि ये पूरा फ्रॉड लग रहा है और उसने यहां आकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वो वहां से जाने ही वाला होता है, तभी एक शख्स आकर उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज यहां से मत जाओ। बच्चा हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? और वो शख्स कहता है, मैं इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर हूं और मेरा नाम है वैंग फैंग। और भाई लोग, यही वैंग फैंग ही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन हम इसे सिर्फ वैंग ही बोलेंगे क्योंकि फुल नाम थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वैंग अपनी कहानी बताता है कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि पृथ्वी से है। पहले वो एक कॉमिक आर्टिस्ट था और 3 दिन पहले ओवरवर्क के कारण उसकी मौत हो गई। पता नहीं कैसे उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर इस दुनिया में आ गई जो उसके लिए बिल्कुल नई थी और वो गिरते हुए इस वर्ल्ड में एंटर कर गया। जैसे ही मेरी टक्कर हवा में तलवार पर उड़ रहे एक व्यक्ति से होती है, मैं जमीन पर गिर जाता हूँ और चिल्लाकर कहता हूँ, क्या यह बंदा सच में सड़क के ऊपर उड़ रहा है? तो क्या मैं सच में इस इमोर्टल वर्ल्ड में आ चुका हूँ? लेकिन ठहरो, अगर ये इमोर्टल है तो क्या इसके अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है? क्योंकि मैं इससे टकराकर नीचे गिरा और इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि मैं ठीक हूं या नहीं। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम डिस्प्ले आता है और वो बताता है, मुबारक हो, होस्ट अब जवान लैंड कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे स्ट्रॉन्ग सेक्ट सिस्टम मिलता है जो मुझे पावरफुल बनाएगा। ये सुनते ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूं और चिल्ला पड़ता हूं, वाह, मेरा चीट सिस्टम आ गया। अब इसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे हेवन डिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी, टेक्निक्स और इनविजिबल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगी जिनसे मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन तभी 2 नोटिफिकेशन और आती हैं जो बताती हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा पहला टास्क ये है कि मुझे सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना होगा और उसकी ग्लोरी पूरे वर्ल्ड में फैलानी होगी। ये सुनकर मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ, क्या ये सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है? खुद तो कुछ देता नहीं, उल्टा मुझसे सेक्ट बनाने को कह रहा है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जो कहती है कि अगर मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे एक डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा। जब सिस्टम पूछता है कि क्या मैं ये मिशन एक्सेप्ट करता हूं तो मैं हाँ बोल देता हूं। मिशन एक्टिवेट हो जाता है और मुझे 3 दिन के अंदर पहला डिसाइपल रिक्रूट करना होता है, साथ ही सेक्ट बनाना होता है और उस डिसाइपल से एंट्रेंस भी लेनी होती है। ये सुनते ही मैं फिर चिल्लाता हूं, मेरे पास ना स्पिरिचुअल एनर्जी है, ना कोई टेक्निक, ना कोई आइटम, और तुम कह रहे हो कि मैं किसी को रिक्रूट करूं? कौन बेवकूफ होगा जो मेरा डिसाइपल बनना चाहेगा? जैसे ही मैं इतना कहता हूं, सिस्टम की स्क्रीन एकदम रेड हो जाती है और वो मुझे धमकी देते हुए कहती है कि अगर मैंने मिशन पूरा नहीं किया तो 3 दिन बाद मेरी मौत निश्चित है। ये सुनकर मैं एकदम कार्टून जैसे फेस बनाकर स्क्रीन की तरफ देखता हूं और कहता हूं, ये कैसा सिस्टम है जो अपने ही होस्ट को धमकी दे रहा है। जैसे ही सीन प्रेजेंट में कट होता है, वैंग बताता है कि वो 3 दिन से बिना रुके अपने पहले डिसाइपल को ढूंढ रहा है, क्योंकि अगर वो मिशन फेल करता है तो सिस्टम उसे सीधे मार देगा। और वो सोचता है कि अच्छा हुआ ये बंदा यहाँ टपक पड़ा, वरना मेरी रिपोर्ट आ जाती और मैं चलता बनता। फिर वो बच्चे को घूरते हुए बोलता है कि तेरे बॉडी स्ट्रक्चर और मसल्स में जो स्टेटस है वो आम नहीं है, ये वो टैलेंट है जो शायद लाखों में किसी एक में आता है। इसलिए मैं तुझे ऑफर दे रहा हूं कि अगर तू इस वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहता है और फाइट करके इमॉर्टल स्टेटस तक पहुंचना चाहता है तो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में मेरे डिसाइपल बन जा। लेकिन वो बच्चा वैंग की झोपड़ी को घूर कर कहता है कि तेरी बातों में तो फुल ऑन स्कैमर वाइब्स आ रही हैं, कहां ये टूटा फूटा सेक्ट और कहां तेरे फिल्मी डायलॉग। तुम तो कल्टीवेटर लगते ही नहीं हो, ऊपर से लगता है मेरी जेब साफ करना चाहते हो। मैं तो यहां से निकल रहा हूं। फिर वैंग आगे बढ़ता है और उसे समझाता है कि भाई, किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कर जब तक उसकी पूरी कहानी न पढ़ ले। सोच, तू अब तक जितने सेक्ट्स में गया सबने तुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं ही हूं जो तेरे अंदर का हिडन पावर देख पा रहा हूं
और तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर बच्चे की आंखें भीग जाती हैं और वो पूछता है कि क्या सच में मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ? क्या मैं भी कभी इमॉर्टल बन पाऊंगा? वैंग स्माइल करता है और अपने सेक्ट का नाम बताते हुए कहता है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट कोई मजाक नहीं, ये नाम एक प्रॉमिस है। अगर तू मेरे सेक्ट में एंटर करता है तो मैं तुझे इमॉर्टल बनाकर ही दम लूंगा। अब बच्चा डे ड्रीम में चला जाता है और उसे दिखता है कि वो गोल्ड से भरी लाइफ जी रहा है, एक बीस्ट को मारकर वॉरियर लड़की को बचा रहा है जो उससे प्यार करने लगती है और वो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। इसी ड्रीम में खोते हुए उसकी लार टपकने लगती है और वो एक्साइटेड होकर अपना पैसा निकालता है और कहता है, क्या मैं सच में इमॉर्टल बन जाऊंगा? और वैंग बिना स्किप किए अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वैंग उस बच्चे से पैसे लेने वाला होता है, वो लड़का नोट्स को बीच में ही रोककर उसकी तरफ खतरनाक निगाहों से देखते हुए कहता है, अगर मैं इमॉर्टल नहीं बन पाया तो क्या? वैंग तुरंत उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कल्टीवेशन में फेल भी हो गया तो वो उसकी पूरी फीस रिफंड कर देगा। साथ में उसे किसी दूसरे सेक्ट में एंट्री दिलवाएगा और उस वॉरियर लड़की से भी मिलवाएगा जो वो सपना देख रहा है। ये सब सुनकर बच्चा थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वैंग अपनी तरफ से हंसते हुए मन में सोचता है कि ये मोटा इतना ज्यादा सोच क्यों रहा है। तभी बच्चा अपने दिमाग में सोचता है कि ये बंदा मुझे रिक्रूट करने में इतनी मेहनत कर रहा है, कहीं मैं सच में कोई टॉप क्लास टैलेंट तो नहीं हूं। फिर वो एकदम ईवल स्टाइल में मुस्कुराता है और कहता है, देखो मैं ट्रेनिंग में इतना बढ़िया नहीं हूं तो मुझे अच्छी टीचिंग देनी पड़ेगी, खाना भी अच्छा चाहिए और कपड़े तुम ही धोओगे, डील? वैंग बिना हिचक के जवाब देता है, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, बस सेक्ट में एंटर हो जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर वैंग सोचता है कि ये बच्चा पैसे देने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। अगर इसने जल्दी पैसे नहीं दिए तो मेरा टाइम लिटरली खत्म हो जाएगा, और अगर ये टाइम क्रिटिकल नहीं होता तो अब तक मैं इसे पहाड़ी से लात मारकर नीचे फेंक चुका होता। लेकिन किस्मत खराब है कि मेरे पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। इतने में बच्चा आखिरकार पैसे वैंग के हाथ में डाल देता है और उसी पल सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने अपना पहला डिसाइपल रिक्रूट कर लिया है, अब स्ट्रॉन्ग सेक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। वैंग मन में सोचता है कि अब मुझे अपने एट्रीब्यूट्स और रिवॉर्ड्स देखने चाहिए, लेकिन तभी बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और हग करते हुए कहता है, मास्टर वांग आप बहुत अच्छे हो, जितना अच्छे से आप ट्रीट कर रहे हो उतना तो मेरा सगा भाई भी नहीं करता, इसीलिए आज से आप मेरे ब्रदर वैंग हो। और ये सुनकर वैंग गुस्से में मन में बोलता है, तेरा भाई बाढ़ में जाए, मुझे तो बस अपना रिवॉर्ड चेक करना है, हट मेरे ऊपर से। फिर वो उस बच्चे को उतार कर किनारे करता है और जैसे ही जाने लगता है बच्चा उसे आवाज देता है, ब्रदर वांग मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना बना दो प्लीज। और जैसे ही वैंग उस बच्चे को खाना आने का वादा करके तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ता है, वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसी के पास रुका तो ये मेरा ब्रेन ही खा जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं रिपोर्ट चेक करने के लिए, इसलिए फटाफट सिस्टम ओपन करके वो उससे कहता है, सिस्टम मेरे एट्रीब्यूट बोर्ड दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सेक्ट मास्टर बनने के बाद मुझे क्या क्या रिवॉर्ड मिले हैं। मगर जब डेटा ओपन होता है तो खुलासा होता है कि वैंग के पास ना तो कोई कल्टीवेशन है, ना ही कोई ब्लड लाइन या टेक्निक, बस एक डिसाइपल है और एक एक बार समन और रोल का चांस है। ये देखकर वैंग अपने मन में बोलता है कि ये सिस्टम तो मुझे सस्ते प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, आखिर एक सेक्ट मास्टर के पास कुछ तो होना चाहिए ना। तभी उसकी नजर समन और रोल चांस पर जाती है और वो पूछता है, सिस्टम ये दोनों क्या करते हैं? सिस्टम समझाता है कि समन चांस से वह दूसरे वर्ल्ड से कोई पावरफुल पर्सन यहां बुला सकता है जो होस्ट के कंट्रोल में रहेगा और डिसाइपल को ट्रेन करने में काम आएगा। तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसकी एनर्जी सीधा झोपड़ी से जुड़ी होती है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है पूरी जगह हिलने लगती है। एक मिनी अर्थक्वेक शुरू हो जाता है और ली किंग अपनी जगह से गिरते हुए चीखता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं यहां मरना नहीं चाहता। और डरते हुए वो झोपड़ी की ओर भागता है जहां वैंग शांति से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा होता है। उस सीन को देखकर ली किंग हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर वैंग, नहीं नहीं फादर वैंग, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वैंग कूल बनते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? अगर चाय पीनी है तो बताओ, ऊपर क्यों कूद रहे हो? लेकिन ली किंग डरा हुआ जवाब देता है, मैं चाय के लिए नहीं आया, बाहर एक बहुत ही पावरफुल बंदा आया है, लगता है वो हमें ही खत्म करने आया है। और अब जो रिवील होता है वो ये कि वो पर्सन कोई मामूली नहीं बल्कि व्हाइट क्लाउड सिटी का मास्टर है, नाम है येक चांग। जिसे देखकर वैंग तो खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि उसके समन ने सही टारगेट मारा है। वहीं दूसरी ओर ली किंग की हालत डर के मारे पूरी तरह बिगड़ जाती है। जैसे ही वैंग ली चंग के पास आता है वह ली किंग से पूछता है, तो क्या तुम इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये हमें मारने आया है? लेकिन ली किंग उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। वो डर के मारे रोता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वैंग उसे रोकते हुए कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बॉडीगार्ड है। और ये सुनकर ली किंग पूरा शॉक हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है, सेक्ट मास्टर, आपने तो बताया ही नहीं कि हमारे पास इतना स्ट्रांग बंदा है, ये किस लेवल का कल्टीवेटर है? क्या ये कनेक्शन स्टेज पे है या मिथिकल जनरल स्टेज पे? और अब वैंग मन में सोचते हुए सिस्टम से पूछता है,
जल्दी से इसका एट्रीब्यूट बोर्ड दिखाओ ताकि मुझे पता चले ये कितना ओपी है। स्क्रीन ओपन होते ही पता चलता है कि गू चंग कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक नोवेल कैरेक्टर है जो फिजन आइलैंड से है, जिसे व्हाइट क्लाउड सिटी मास्टर और स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता है। उसका कल्टीवेशन नोबिलिटी स्टेज के पिनेकल पर है। उसकी टेक्निक ओवर हेवन फ्लाइंग सोर्ड है और वेपन भी उसी टेक्निक का हेवनली क्लास वाला वर्जन है, फ्लाइंग रामो सोर्ड। ये सब देखकर वैंग थोड़ा उदासी से बोलता है, एल्डर गू चंग नोबिलिटी के टॉप पर है। और ये सुनते ही ली किंग पूरी तरह स्टन होकर चिल्लाता है, क्या नोबिलिटी स्टेज के पिनेकल पर है और आप उसे बस कैजुअली डिस्क्राइब कर रहे हो? हमारे सोलर एम्पायर में जो इस स्टेज तक पहुंचता है उसे ही सबसे टैलेंटेड और पावरफुल माना जाता है, और आप उसे ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई छोटा मोटा बंदा हो। और ली किंग की ये इंटेंस रिएक्शन देखकर वैंग बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है, चलो इसका रिएक्शन ठीक है, इसका मतलब अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी अब एक स्ट्रांग कार्ड है। और तभी गू चंग सीधा आगे आकर वैंग को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिस पर वैंग थोड़ा कूल बनते हुए जवाब देता है, एल्डर आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बॉडी एक्साइटमेंट से फटने वाली होती है। जैसे ही ली किंग एल्डर गू चंग की ताकत का पूरा प्रोफाइल देखता है, वो अपने मन में चिल्ला उठता है कि नोबिलिटी स्टेज का पिनेकल तो सबसे पावरफुल लेवल होता है, और अगर ऐसा बंदा भी सेक्ट मास्टर वैंग के सामने विनम्रता दिखा रहा है तो आखिर वैंग खुद कितने खतरे के लेवल पर होंगे। ये सोचते हुए ली किंग हैरानी से वैंग की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि आखिर ये सेक्ट मास्टर हैं कौन, कहां से आए हैं। तभी दूसरी तरफ वैंग अपने पसीने पहुंचते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ जो नोवेल्स पढ़ी थी उनका रोल प्ले आज काम आ गया। थोड़ा ड्रामा डालकर सबको यकीन दिला पाया और अब तो लोग खुद रिक्रूट होने के लिए तैयार होंगे। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से अपना सेक्ट ग्रो कर सकता हूँ। फिर वो ली किंग से कहता है कि जल्दी से एल्डर गू को ग्रीट करो, और ली किंग पूरे सम्मान से झुकते हुए एल्डर गू को ग्रीट करता है और बोलता है कि कृपया मेरी रिस्पेक्ट स्वीकार करें। ये सब देखकर वैंग मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि जब से इस बच्चे ने गू चंग को देखा है तब से एकदम तमीज में आ गया है। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार पावर ही होता है। फिर वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम ये ड्रॉ चांस क्या है, और सिस्टम बताता है कि ड्रॉ चांस एक रैंडम फीचर है जो कल्टीवेशन, ब्लड लाइन या पावरफुल ट्रेजर में से कुछ भी दे सकता है, और जो भी मिलेगा उसे खुद या अपने डिसाइपल को दे सकते हो। ये सुनते ही वैंग खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे अपनी कल्टीवेशन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो कहता है, सिस्टम ड्रॉ ओपन करो। सिस्टम ड्रॉ करता है और वैंग को मुबारकबाद देता है कि उसने गू चंग की कल्टीवेशन पाली है। अब उसे डिसाइड करना है कि वो इसे खुद यूज करेगा या डिसाइपल को देगा। वैंग तुरंत हंसते हुए बोलता है, इतनी कीमती चीज डिसाइपल पर खर्च करके मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, पहले तो मैं ही इसे यूज करूं। फिर वो पूछता है, सिस्टम ये बताओ अगर मैं गू चंग की कल्टीवेशन को ऑब्जॉर्व करता हूं तो मेरा कल्टीवेशन लेवल कितना बढ़ेगा? सिस्टम जवाब देता है कि वो एंट्री फेज के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाएगा। और ये सुनकर वैंग मन में बड़बड़ाता है कि ये सिस्टम अंग्रेजी में क्यों बता रहा है, एंट्री फेज आखिर होता क्या है। और इतना सोचकर वो ली किंग की तरफ देखकर मन में सोचता है, चलो इस मोटे से ही पूछ लेते हैं। जैसे ही वैंग ली किंग से पूछता है कि कल्टीवेशन के कितने लेवल होते हैं, ली किंग पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि भाई मैं जानता हूं टोटल 10 लेवल हैं। फाउंडेशन बिल्ड, प्रोफाउंड 1, मीडियम स्पीड, प्रोफाउंड जनरल, एंट्री पीस, नोबिलिटी, परफॉर्म सरीन, पफाओ वल्नरेबल, पफाओ सेंट और फाइनल स्टेज पफाओ एम्परर। और कुछ लीजेंड कहते हैं कि इसके ऊपर भी लेवल हैं जो एंशियंट टाइम में लोग क्रॉस करते थे। ये बोलकर ली किंग मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर ये क्यों पूछ रहे हैं, शायद वो खुद प्रोफाउंड एम्परर के लेवल पर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वैंग मन ही मन सोचता है कि एंट्री पीस रिलम 5वां लेवल है, और अगर मैं इसकी मिड स्टेज तक पहुंच गया तो ये मेरी जर्नी का किलर स्टार्ट होगा। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो गू चंग की पावर से मिली एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू करता है और पूरे फोकस के साथ चिल्लाता है, अब कल्टीवेटर बनने का टाइम आ गया है। और जैसे ही वो बोलता है उसकी बॉडी में एक तगड़ी क्रैकिंग साउंड के साथ गोल्डन एनर्जी एक्सप्लोड होती है जो उसके कपड़े तक फाड़ देती है। वैंग अपनी ग्लोइंग बॉडी को देखकर एक्साइटेड होकर कहता है, ये क्या ओपी चीज है, मैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ ली किंग आंखें फाड़े सोचता है, सेक्ट मास्टर तो सिर्फ एनर्जी से ही कपड़े फाड़ रहे हैं, आखिर वो इमोर्टल जो ठहरे। वैंग ये सब देख के मन में सोचता है, अरे वाह, इस बेवकूफ को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही पूरी कहानी घड़ ली। फिर वो बोलता है, जो पावर अभी देखी वो बस एंट्री पीस रिलम की थी, और अगर तुम मेहनत करो तो सिर्फ 1 साल में तुम इस स्टेज तक पहुंच सकते हो। ये सुनकर ली किंग का दिमाग पूरा स्पिन कर जाता है और वो शॉक होकर चिल्लाता है, 1 साल? भाई किसी टॉप लेवल जीनियस को भी लाइफ लग जाती है इस स्टेज तक पहुंचने में। और फिर वो वैंग के पैरों में गिर जाता है, मास्टर मुझे अपनी शरण में लो। ये देखकर वैंग मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंट्री पीस स्टेज इतनी हाइप पैदा कर देगा, रिक्रूटमेंट का काम तो खुद ही हो गया। और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यंग मैन। जैसे ही वैंग ने अपने सेक्ट का नाम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट बताते हुए कहा कि यहां वो चीजें संभव हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में नामुमकिन हैं, ली किंग भावुक होकर जोर जोर से रोने लगा और बोला कि उसे यकीन है
जरूर उसके पूर्वजों ने कोई अच्छा कर्म किया होगा जो वो आज इस सेक्ट में दाखिल हो पाया है। उसने वादा किया कि वो दिन रात मेहनत करेगा और कभी भी सेक्ट मास्टर को निराश नहीं करेगा। वैंग ने आंखें बंद करते हुए मन ही मन सोचा कि चलो देखते हैं एंट्री पीस रिल्म के अंदर एंटर करने के बाद कैसा महसूस होता है। और जैसे ही उसने एनर्जी को अपनी बॉडी में प्रवाहित किया, उसकी चेतना पूरे वातावरण से जुड़ गई। वो पक्षियों की उड़ान, झील की लहरें और फूलों की हलचल तक महसूस कर पा रहा था। इसी दौरान उसने एक बर्ड को उड़ते हुए देखा जिसके ऊपर अचानक एक खूबसूरत लड़की अपना पैर रखकर हवा में आगे बढ़ती दिखी। यह दृश्य देखकर वैंग मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है हमारे सेक्ट में कोई खास मेहमान आने वाला है। एल्डर गु चंग ने पुष्टि की कि ये लोग कल्टीवेटर्स हैं और उनका बैकग्राउंड और कल्टीवेशन लेवल साधारण नहीं लग रहा। वैंग ने कहा कि ये हमारे सेक्ट की टेरिटरी में घुस रहे हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर ग्रीटिंग देना चाहिए। लेकिन वो मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग फ्रेंडली हैं या किसी मिशन पर आए दुश्मन, इसलिए उसने गुचंग को आगे भेजने का निर्णय लिया। गुचंग ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली और जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी से वहां तेज हवाएं चलने लगीं जो धीरे धीरे टॉर्नेडो का रूप लेने लगीं और उसकी आवाज गूंज उठी, मेरे आसमान में उड़ने वाले दोस्तों, ग्रीटिंग देना भी कोई संस्कृति होती है। ये देख वैंग भी चौंक गया कि क्या सच में कल्टीवेटर इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी एनर्जी से हवा भी बदल जाए। टॉर्नेडो लड़की के पास पहुंच गया और वह भी चौंक कर बोल उठी, ये टॉर्नेडो आखिर कहां से आया। जैसे ही स्टोन हेड और सोही खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं, अचानक इमॉर्टल सेक्ट का एक पेपर उस लड़की की ओर उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वो उसे खतरा समझ बैठती है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है। तभी एल्डर गु चंग तुरंत अलर्ट होते हैं और अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि जिस चीज को तुम डिस्ट्रॉय करने वाली हो वो हमारे सेक्ट की है। और इसके बाद वो एक जबरदस्त स्लैश करते हैं जो सीधे पेपर पर लगता है, जिससे वह पेपर चमकने लगता है और उस लड़की के चेहरे की तरफ उड़ता है, फिर जाकर उसके चेहरे पर चिपक जाता है, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह सीधा आसमान से जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर वैंग मन में सोचता है कि एल्डर गुचंग की यह कैसी ग्रीटिंग थी जिससे कोई दोस्त भी दुश्मन बन जाए। फिर वह ली किंग से कहता है कि जाकर उस लड़की को यहां ले आओ। ली किंग डरते हुए उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है कि वो ठीक तो है, लेकिन जैसे ही लड़की पेपर हटाती है और गुस्से में उसकी ओर देखती है, ली किंग मन में सोचता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये मुझे ब्लेम ना करे। लेकिन लड़की रौद्र चेहरा बनाकर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा लेटर भेजने की, जिससे घबराकर ली किंग वहां से भागने लगता है और चिल्लाते हुए वैंग के पास आ जाता है। तब वैंग लड़की से कहता है कि वो चीज कोई बेकार कागज नहीं बल्कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का हिस्सा है। जिसे सुनकर लड़की उस पेपर को गौर से देखती है और कहती है कि मैंने आज तक इस तरह के किसी सेक्ट के बारे में नहीं सुना। जिस पर वैंग उसे बताता है कि उसका सेक्ट काफी मिस्टीरियस है, इसलिए लोग इसके बारे में नहीं जानते और वह खुद इस डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर है। तभी उसके पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, मुबारक हो, आपने एक जीनियस डिसाइपल को ढूंढ लिया है। जैसे ही वैंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि अगर वह इसी तरह के 10 जीनियस डिसाइपल को अपने सेक्ट में रिक्रूट कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में 10 समन और 10 ड्रॉ दिए जाएंगे। वह अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक डिसाइपल यानी लीकिंग को लेने पर उसे एक ड्रॉ और एक समन का मौका मिला था, जिसके जरिए उसे एल्डर गु चंग जैसे स्वॉर्ड मास्टर मिले और ड्रॉ में एंट्री पीस रिलम की कल्टीवेशन तक मिल गई थी। तो अब 10 समन और 10 ड्रॉ की बात सुनते ही वह सोचता है कि ये तो सीधा लॉटरी लगने जैसा है। उसे बस अब ऐसे टैलेंटेड लोग ढूंढने हैं और बाकी सब पावर अपने आप बढ़ जाएगी। चूंकि इन जीनियस डिसाइपलों में से एक तो सामने खड़ी है तो उसे अब हर हाल में रिक्रूट करना होगा, जिसके लिए उसे अपनी सबसे बेस्ट स्किल यानी लोगों को बातों में लपेटने वाली कला का यूज करना होगा। फिर वैंग उस लड़की की ओर बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर और मसल्स भी मिलियन में एक की तरह हैं, और अगर तुम मेरी सेक्ट को ज्वाइन करती हो तो तुम कुछ ही समय में इमॉर्टल स्टेज पर पहुंच सकती हो। ये सुनकर ली किंग फनी एक्सप्रेशन में मुस्कुराने लगता है क्योंकि वैंग ने वही लाइनें उससे भी पहली बार मिलने पर बोली थीं। और अब वो वैंग से तीखे अंदाज में पूछता है कि क्या आप जिससे भी मिलते हो उससे यही डायलॉग चिपकाते हो। ये सुनते ही वैंग बिना टाइम लगाए ली किंग का मुंह पकड़कर उसे शांत करता है और लड़की की तरफ मुड़कर कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा ऐसा मजाक करता है। फिर वैंग लड़की से गंभीरता से पूछता है कि क्या वह सेक्ट ज्वाइन करेगी। लड़की कुछ देर चुप रहती है और पेपर को पढ़ती है, जिसके बाद वैंग मन ही मन सोचता है कि इस लड़की के पास बर्ड्स की मदद से उड़ने की एबिलिटी है, स्ट्रेंथ भी कमाल की है, थोड़ी नॉलेज भी है और उसका कल्टीवेशन तो उससे कम है लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है। इसीलिए वह मानता है कि ये लड़की उसकी बातों में इतनी आसानी से नहीं फंसेगी क्योंकि उसकी ट्रिक सिर्फ लीकिंग जैसे भोले लोगों पर काम करती है। तभी लड़की वैंग की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या तुम वाकई डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर हो और इस पेपर में जैसा लिखा है तुम सच में जीनियस डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस सेक्ट में शामिल होने के लायक हूँ। जैसे ही वैंग अपनी मामूली सी ट्रिक से लड़की को प्रभावित करने में सफल होता है,
वह अंदर ही अंदर बेहद खुश होता है और सोचता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत और फेरी जैसी लड़की भी उसकी बातों में आ जाएगी और उसकी डिसाइपल बनना चाहेगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि बिना एंट्रेंस फीस के कोई भी डिसाइपल सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। वैंग इस नियम से चिढ़कर सिस्टम को गुस्से में कोसता है और सोचता है कि उसने कितनी मुश्किलों से डिसाइपल को तैयार किया था और अब ये शर्त फिर से बाधा बन गई है। इसलिए वह लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का रूल है कि ज्वाइन करने से पहले एंट्रेंस फीस देनी होती है। लड़की प्यारा चेहरा बनाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह जल्दी में थी, इसीलिए पैसे नहीं ला पाई। क्या बाद में दे सकती है? वैंग मजबूर होकर कहता है कि उसे सेक्ट के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फीस के सिस्टम उसे डिसाइपल काउंट नहीं करेगा और कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ये सब देखकर ली किंग लड़की को देखकर मन में सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की को भी सेक्ट मास्टर फ्री में नहीं ले रहे, जबकि वह खुद पहला डिसाइपल था। तो उसकी किस्मत सच में चमक गई है कि वह इतने पावरफुल सेक्ट का हिस्सा बन गया। और तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जो लड़की को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगा था तुम हमारे हाथों से बच निकलोगी? तुम्हारे पिता भी तुम्हें बचा नहीं पाए, तो क्या ये मामूली बंदे तुम्हें बचाएंगे? ये सुनकर लड़की गुस्से में फट पड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि अब वह डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल है तो उसकी इंसल्ट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, खासकर उसके सेक्ट मास्टर के सामने। और ये सब सुनकर वैंग मन में सोचता है कि उसे लगा था एक टैलेंटेड डिसाइपल मिल गई, लेकिन इसके पीछे तो पहले से ही खतरे मंडरा रहे थे। जैसे ही वह लड़का लड़की को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जैसे कमजोर लोग इन मामूली बंदों से अपनी जान बचा सकते हो, बाकी सब हंसते हैं। और उनमें से एक बंदा दावा करता है कि वह प्रोफाउंड जनरल रिलम तक पहुंच चुका है और इन सबको एक हाथ से खत्म कर सकता है। ये सुनकर वैंग सोचता है कि प्रोफाउंड जनरल रिलम तो उससे नीचे है, लेकिन सामने 5 बंदे हैं और पता नहीं बाकियों का लेवल क्या है। तभी वह लड़की घबराने लगती है और ली किंग उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि ये सिर्फ प्रोफाउंड रिलम के कीड़े हैं और सेक्ट मास्टर तो उंगलियों से इनको मसल सकते हैं। लेकिन ली किंग की यह बात सुनकर दुश्मनों को गुस्सा आ जाता है और एक बंदा कहता है कि वो इस बच्चे का मुंह तोड़ देगा। वैंग को ली किंग पर गुस्सा आता है और वह मन में सोचता है कि यह लड़का हमेशा मुसीबत पैदा करता है। खुद के पास एंट्री पीस रिलम की पावर है, लेकिन कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हार गया तो सेक्ट मास्टर की इमेज खराब हो जाएगी और कोई भी डिसाइपल उसे सीरियसली नहीं लेगा। तभी लड़की वैंग के पास आकर कहती है कि सेक्ट मास्टर, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचाया। मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। वैंग उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जब तक वह उसकी टेरिटरी में है कोई उसे छू भी नहीं सकता, मगर मन में सोचता है कि वह 2 धारी तलवार के बीच खड़ा है। जैसे ही वैंग बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तभी वह दुश्मन बंदा उसकी तरफ बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदर की हिम्मत कैसे हुई हमारे मार्कस के सामने बड़बड़ाने की? अब तू मरेगा। और ये कहते ही जितने भी उसके साथी होते हैं सभी वैंग पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ब्रो वैंग जब ये स्लो मोमेंट देखकर पहले तो पूरी तरह घबरा गया, उसे लगा बस अब गेम ओवर है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बाकी सबकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है और वो सोचता है कहीं मैं ही तो जरूरत से ज्यादा फास्ट नहीं हो गया। इतना सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, ओह सीन, इस मतलब कि इमॉर्टल कल्टीवेशन सच में ओपी है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक ही रियल्म ऊपर हूं, फिर भी इनको फाइट में ईजिली आउटप्ले कर पा रहा हूं। फिर वो उन सब के बीच से निकल जाता है और मस्ती में बोलता है कि भाई तुम लोग स्लो मोशन में फंसे हो, क्या टच करने की भी औकात नहीं है? इतना बोलते ही वो बोलता है, गज तेरी बारी है। अब शो टाइम। और गज सीधा अपनी सॉर्ड उठा लेता है और पल भर में सब पर अटैक कर देता है। फिर उसकी सॉर्ड सीधे उन लोगों के लीडर की नेक पर रुकती है, जिसे देखकर वो बंदा एकदम पैनिक हो जाता है। फिर वैंग उसके पास जाता है और कहता है, तू बोला था ना मुझे मार देगा, लेकिन देख तो सही, तेरे बंदे जमीन पर पड़े हैं और टच भी नहीं कर पाए। और ये सब देखकर ली किंग तो इतना खुश हो जाता है कि सीनियर सिस्टर से बोलता है, मैंने तो कहा था सेक्ट मास्टर बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, बस एल्डर गज अकेले सब पर भारी पड़ गया। ये सुनकर सिस्टर भी शॉक होकर बोलती है, मेरी आंखें शायद धोखा दे रही हैं, परफॉर्म डीलम के कल्टीवेटर्स इतनी जल्दी हार गए। क्या ही थे वो लोग। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जो लड़की को मारने आया था। वो मन ही मन सोचता है कि इस बंदे ने सिंगल अटैक से परफॉर्म डीलम के 5 बंदे मार दिए। ये तो सच में ट्रू एक्सपर्ट है क्या? ये एंट्री पीस डीलम में है नहीं यार, ये तो नोब लेटी डीलम में है। इसका मुकाबला करना तो मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, किसी तरह जान बचानी है। और वो सोचता है मुझे जान की भीख मांगनी होगी। फिर वो बोलता है, सीनियर, मेरा नाम लिन है और मैं यहां पर अंधा हो गया था। मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती थी। सीनियर प्लीज माफ कर दो। और अगर मेरे फादर की बात करो तो वो यावरी एम्पायर के मर्क्यूरी हैं। अगर आपने मुझे छोड़ा तो मेरा फादर आपको धमाकेदार गिफ्ट देगा। और इतना सुनते ही सीन ऐसा बनता है कि जब लड़की गुस्से में बस फटने ही वाली थी तभी वैंग बोल पड़ता है, सुनो, मुझे किसी मरकस वर्कली से फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम मेरी सेक्ट में बिना इन्विटेशन घुस गए, फिर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला, यहां तक कि सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की। अब क्या 2 लाइन बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? और इतना सुनते ही लड़की तो हैरान हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि वैंग इतना डायरेक्ट बात करेगा। और ली किंग तुरंत उसको शांत करता है, बोलता है,
सिस्टर, चिंता की कोई बात नहीं सेक्ट मास्टर। तो अल्टीमेटली अच्छे इंसान हैं, वो इस बंदे को यूं ही जाने नहीं देंगे। और अब लड़की सोचती है कि लिनियो का बाप तो यावरी एम्पायर का मरकस है, खुद नोबिलिटी रिलम का कल्टीवेटर और 500 सोल्जर कमांड करता है जो सारे के सारे प्रोफाउंड जनरल रिलम पर हैं, ऊपर से 10 आर्मी कमांडर जो एंट्री पीस रिलम तक पहुंच चुके हैं। तो इस आर्मी से तो पूरा यावरी एम्पायर कंट्रोल हो सकता है, इसीलिए ही ये लिनियो इतना घमंडी है। लेकिन अब जब वो देखती है कि वैंग ने उसकी पूरी इज्जत उड़ा दी और उसकी बातों को कोई वेट नहीं दिया, तो उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई है जो उसे बचा सकता है तो वो यही डिवाइन इमोर्टल एक्ट का मास्टर है। और इतना सोचते ही वो वैंग के सामने सीधे घुटनों पर बैठ जाती है, जिस पर वैंग भी शॉक हो जाता है और पूछता है, बहन ये क्या हो गया, तू अचानक नहीं डाउन क्यों हो गई? तब लड़की जवाब देती है कि मास्टर, मैं आपकी सेक्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट करा सकूं। और अब जब मैं जान चुकी हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मेरी लिंक फैमिली के लिए जस्टिस दिलाएं। और तभी शंकर बोलता है, लड़की सच्ची बता, क्या इस लिनियो ने तुझे परेशान किया है? जिस पर लड़की अपनी स्टोरी शेयर करती है कि वो इस बंदे से पहली बार फॉरेस्ट में ट्रेनिंग के दौरान मिली थी और वहीं ये बंदा उसकी खूबसूरती के पीछे पड़ गया और तभी से इसका असली मकसद उसके पीछे ही पड़ा है। उसने मेरे साथ वह सब करना चाहा जो उसकी गंदी सोच में था, पर मैं किसी तरह उससे बचकर जंगल में निकल गई। मुझे लगा घर पहुंचूंगी तो सेफ रहूंगी, लेकिन जैसे ही पहुंची देखा पूरा परिवार तबाह था। बूढ़े बच्चे महिलाएं कोई नहीं बचा, सबको बेरहमी से मार दिया, यहां तक कि मेरे फादर को तड़पा तड़पा कर मारा गया। फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और मुझे वक्त दिया ताकि मैं भाग सकूं। मैं जंगल की तरफ दौड़ी और वो साइको मेरे पीछे लगा रहा। अगर डैड ने अपनी जान देकर मुझे प्रोटेक्ट ना किया होता तो मैं कभी सेक्ट मास्टर तक नहीं पहुंच पाती। अब जब वैंग ने यह सुना तो उसने मुझे अपना हाथ देकर कहा, रिलैक्स, तुम चाहे डिसाइपल हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमारे सेक्ट की टेरिटरी में हो तो तुम्हारे लिए जस्टिस मिलना पक्का है। ये सुनते ही लिफ्फी की हालत खराब हो जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मिट्टी फेंककर सबका ध्यान भटकाता है। लड़की चिल्लाती है, सेक्ट मास्टर लिफ्फी भाग रहा है। वैंग देखता है और सोचता है, ये कैसा विलन है जो जान की भीख मांगने की बजाय भागने का प्लान कर रहा है। लगता है ये वर्जन 2.0 विलन है, पर जब तक एल्डर गुचंग यहां है इसका भागना नामुमकिन है। एल्डर अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि आसपास पड़े लोग हवा में उड़ने लगते हैं। वैंग सोचता है, अच्छा हुआ मैं एंट्री पीस रिल्म पर पहुंच चुका हूं, वरना इस ऑरा से मैं भी हवा में उड़ रहा होता। अब क्या मुंह दिखाता अपने डिसाइपल्स को। फिर हम देखते हैं एल्डर गुचंग लाशों के ऊपर से स्टेप लेते हुए जंप करके सीधा लिफ्फी के ऊपर पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि लिफ्फी कुछ समझ पाए उसका अटैक सीधे लिफ्फी के माथे पर पड़ता है। लिफ्फी का गेम ओवर हो चुका था, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। और वहीं एल्डर गुच ने उसे कड़क स्टाइल में उड़ाया और वापस रॉयल स्वैग के साथ लौटने लगे। लेकिन तभी लिफ्फी के गले का लॉकेट टूटकर नीचे गिरने वाला था। तभी वो लड़की दौड़कर उसे पकड़ लेती है। फिर गुच वैंग से रिपोर्ट करता है कि जैसा आप चाहते थे सर, लिफ्फी इस बार कहीं भाग नहीं पाया। और अब लड़की एल्डर की फ्लाइंग टेक्निक देखकर हैरान रह जाती है। उसके मन में चलता है कि यार, ये तो जब मैंने पहली बार देखा था तब लगा था बस पावरफुल होगा, लेकिन अब तो जिस लेवल की स्किल दिख रही है वो तो चैंगल जैसे मरकस को भी एक ही हिट में स्प्लिट कर दे ब्रो। ये डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट है, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सुना? इतने लीजेंड लोग यहाँ हैं। और फिर उसे खुद पर शर्म आती है कि वो पहले यहाँ पर एरोगेंट बन रही थी, लेकिन इतने पावरफुल लोगों ने उसके साथ इतनी रिजेक्टिंग बात नहीं की, बल्कि सॉफ्टली हैंडल किया और इतने ख्याल रखे। फिर वैंग उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है तुमने सेक्ट ज्वाइन करने की बात इसलिए की थी ताकि खुद को सेफ रख सको। और ये सुनकर लड़की थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वैंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुमने जो किया वो उस मोमेंट में सही था और शायद मैं भी उसी सिचुएशन में यही करता। इसलिए एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में हमारी सेक्ट की डिसाइपल बनना चाहती हो? अगर हाँ तो कुछ वक्त यहाँ रुको, अपने मन से डिसाइड करो और फिर ज्वाइन करना चाहो तो वेलकम है। ये सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी फैमिली का जेड पेंडेंट वैंग को देते हुए कहती है, ये मेरी लिंक फैमिली की आखिरी निशानी है और मैं चाहती हूँ ये आपके सेक्ट की एंट्रेंस फीस बने, क्योंकि आपने मुझे नई जिंदगी दी। और वैंग उस पेंडेंट को लेते हुए सोचता है कि सिस्टम को तो बस मनी चाहिए, ये भी बिक जाएगा। जिस लॉकेट को वैंग एंट्रेंस फीस समझकर ले रहा था वो लड़की के दिल का सबसे इमोशनल टुकड़ा था। जब उसने देखा कि लड़की ब्लश कर रही है तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर लड़की अपने पास्ट में चली जाती है जहां उसके फादर ने उसे बताया था कि ये जेड पेंडेंट उनके एंसेस्टर्स की निशानी है और जब उसे कोई ऐसा इंसान मिले जिससे उसे सच्चा प्यार हो तो वो इसे उनके पास रख सकती है। उस वक्त लड़की ने वादा किया था कि वो इसे कभी किसी को नहीं देगी, लेकिन आज वो वैंग को दे रही है, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि वैंग सिर्फ सेक्ट मास्टर नहीं बल्कि वो पर्सन है जो उसकी दुनिया को दोबारा जोड़ सकता है। वहीं जब सिस्टम की डिस्प्ले आती है तो वो वैंग को बताती है कि उसने 10 में से एक डिसाइपल को चुन लिया है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक सामान और एक लकी ड्रॉ मिलेगा। वैंग उसे अपनाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि आज से उसका बदला उसके सेक्ट का बदला होगा, उसके दुश्मन हमारे दुश्मन होंगे। और लड़की की आंखों में अब आंसुओं की जगह आग है। वो वहां पड़ी लकड़ी उठाती है और लिनी की तरफ बढ़ती है
बोलती है, तूने मेरी फैमिली को मारा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, आज तेरा खून बहेगा। अगर मैंने आज बदला नहीं लिया तो मैं खुद को लिंग फैमिली की यंग मिस नहीं मानूंगी। और फिर वो उस लकड़ी से लिनी को पीटने लगती है। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगती हैं, लेकिन लड़की की आंखें सिर्फ बदले में भरी होती हैं। वो चीखों को इग्नोर करते हुए कहती हैं, जब तूने मेरा जेड पेंडेंट छीना और मुझे ह्यूमिलिएट किया, तब क्या सोचा था कि तेरा भी ये दिन आएगा। तू खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल समझता था, लेकिन तूने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। इसलिए आज मैं तुझे हर एक दर्द वापस लौटाऊंगी और तेरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वो लड़की अब पूरी तरह रेज मोड में थी। उसने लकड़ी उठाई और ऐसे लिनियों को काटना शुरू किया जैसे उसकी हर चोट में वो सालों का गुस्सा निकाल रही हो। वो चिल्ला रहा था, दर्द से तड़पता हुआ, और उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि आसपास का माहौल तक कांप गया। लीकिंग थोड़ा घबराया और वैंग से पूछा कि जूनियर सिस्टर ठीक है क्या? वैंग ने शांत मूड में बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, बस अपने दिल का जर लॉग आउट कर रही है। और फिर जैसे ही लिनियो का खेल खत्म होता है, वैंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी डिसाइपल लिंग फ्यू ने परफाउंड जनरल रिल्म के एक्सपर्ट को एलिमिनेट कर दिया है और तुम्हें दी जाते हैं 36 पॉइंट्स। तभी लिंग फ्यू वैंग के सामने आकर घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, थैंक यू पैरेट, थैंक यू एल्डरगू। आपने मेरी मदद की मेरा बदला लेने में, इसीलिए मैं वादा करती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ और डेथ अब डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए ही होगी। मैं कभी भी इस सेक्ट को धोखा नहीं दूंगी। वैंग हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हें कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगी तब डिसाइड कर पाओगी क्या करना है। लेकिन याद रखना, हमारा सेक्ट पूरी तरह फियरलेस है। सामने वाला चाहे कितना भी पावरफुल हो, अगर वो हमारे एरिया में बकचोदी करेगा तो उसे उड़ा देंगे। यह सुनकर लिंग फ्यू थोड़ा शॉक होती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, पैराट्रीज, मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी ताकि सेक्ट का नाम चमके। वैंग मन में सोचता है, वाह, मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स आज भी काम करती हैं। लेकिन अब क्या सिखाऊंगा, क्योंकि लिंग फ्यू बेवकूफ नहीं है। मुझे जल्दी से कुछ ढांसू टेक्निक्स लानी होंगी। तभी एल्डर गुचंग आते हैं और लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम तलवार की प्रैक्टिस करती हो? और वो बोलती है, हाँ एल्डर, मैं करती हूँ। एल्डर गुचंग ने जैसे ही पूछा कि क्या लिंग फ्यू उनकी डिसाइपल बनना चाहती है, लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई, क्योंकि ये तो अचानक ही ऑफर आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, वैंग पीछे से चिल्लाया, पागल लड़की, ये कोई नॉर्मल ऑफर नहीं है। एल्डर गुचंग बहुत ही मुश्किल से किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। जल्दी से उनके सामने बो डाउन करो और उन्हें अपना मास्टर बना लो। ये सुनते ही लिंग फ्यू झटपट एल्डर के सामने ग्रीट करती है और उन्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। एल्डर गुचंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तलवार की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुम्हारी जो इंजरी है उसे ठीक करना होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठीक करता हूं। और इतना कहकर वो निकल पड़ते हैं। लिंग फ्यू उनके पीछे हो जाती है और ये देखकर लिफी की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वैंग उसे इशारे में जाने को कहता है और फिर मन ही मन सोचता है कि एल्डर गुचंग की तलवार कला तो किसी इमोर्टल के बराबर है। अगर लिंग फ्यू उनकी ट्रेनिंग में जाती है तो बहुत जल्दी पावरफुल बन सकती है और हमारा सेक्ट भी और मजबूत हो जाएगा। और जो असंभव लग रहा था वो अपने आप हो गया। ये सोचते हुए उसका कैमरा कट होता है। लीकिंग पर जो लिंग फ्यू को जाते हुए देखता है और सोचता है कि जूनियर सिस्टर बाद में आई, लेकिन उसे तुरंत एक पावरफुल मास्टर मिल गया और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं उसका सीनियर ब्रदर हूं तो हार नहीं मानूंगा। और फिर वो वैंग की तरफ देखकर बोलता है, पैराट्रीज, मेरे लिए क्या प्लान है? क्या मुझे आप सिखाएंगे या मेरे लिए भी कोई एल्डर तय किया है? ये सुनते ही वैंग उसके पेट पर एक हल्का पंच मारते हुए हंसते हुए कहता है, सबसे पहले तेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो तेरे लिए मैंने स्पेशल एक्सरसाइज तय की है। देख यहां कितनी धूल मिट्टी है, जा जाकर इसे साफ कर। इससे तेरा वेट भी घटेगा और काम भी हो जाएगा। बेचारा लीकिंग अपने सारे सपनों को वहीं मारकर कहता है, ठीक है पैराट्रीज, मैं करता हूं। और घास उड़ाते हुए वैंग अपने मन में सोचता है कि जब इसने मुझे ज्वाइन कराया था तब मुझे किसी खजाने जैसा ट्रीट किया, और अब देखो जूनियर सिस्टर के आते ही उसने मुझे घास साफ करने भेज दिया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। और ये सोचते ही हमारा व्यू वैंग पर कट होता है, जो सिस्टम की डिस्प्ले ओपन करता है और बोलता है, ठीक है। वैंग जैसे ही सिस्टम से पूछता है कि इस बार लिंग फ्यू जैसे टैलेंटेड बंदे को सेक्ट में एंटर कराया है तो गिफ्ट क्या मिलेगा, तभी पूरा सेक्ट का पैनल खुल जाता है और स्क्रीन पर एकदम साफ साफ दिखाया जाता है कि अभी सेक्ट फर्स्ट लेवल पर है। सेक्ट मास्टर खुद एंट्री पीस रिल्म पर है और फिलहाल उसमें सिर्फ 5 एल्डर एंट्री कर सकते हैं और 10 डिसाइपल्स को ही ज्वाइन कराया जा सकता है, जिनमें अभी सिर्फ 2 ही हैं, लीकिंग और लिंग फ्यू। वैंग देखता है उसके पास 300 सेक्ट पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो थोड़ा फोकस मोड में सोचता है कि अगर उसने अभी ड्रॉ किया तो फिर बचे हुए सिर्फ 3 एल्डर स्लॉट बचेंगे। क्या ये सही टाइम है, वो सोचता है और फिर उसका ध्यान सेक्ट पॉइंट्स पर जाता है।
तो वो सिस्टम से पूछता है कि भाई ये सेक्ट पॉइंट्स होते क्या हैं, और सिस्टम जवाब देता है कि इन पॉइंट्स से कोई भी चीज़ रिडीम की जा सकती है या फिर पूरे सेक्ट सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ही और भी पावरफुल लोग समन होंगे, मैजिकल ट्रेजर अनलॉक होंगे और ज़्यादा डिसाइपल्स ज्वाइन कर सकेंगे। वैंक तो खुशी से झूम उठता है और बोलता है, वाह सिस्टम, ये तो कमाल चीज़ है, जल्दी बता पॉइंट्स कमाने के तरीके क्या हैं। तो सिस्टम 3 रास्ते बताता है। पहला मिशन पूरा करना, दूसरा किसी पावरफुल दुश्मन को मारना और तीसरा किसी जीनियस डिसाइपल को रिक्रूट करना। वैंक ये सुनते ही रुकता है और सोचता है कि अरे लिंक फ्यू तो स्पिरिट रिल्म की पीक स्टेज पर है और उसकी उम्र भी सिर्फ 18 साल है, मतलब जीनियस की कैटेगरी में आती है, तो फिर पॉइंट क्यों नहीं मिला। वो सिस्टम से यही सवाल पूछता है। तो सिस्टम बोलता है कि हाँ उसका रिल्म अच्छा है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल फिजिक नहीं है और ना ही कोई नॉर्मल कंपनसेशन है, इसलिए वो टॉप रैंक की जीनियस की कैटेगरी में नहीं आती। इसी वजह से उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेक्ट पॉइंट नहीं मिला। ये सुनकर वैंक हल्के में डिसअपॉइंटेड होता है, पर अगले ही पल मन में सोचता है कि अब से उसे रैंडम चॉइसेस नहीं करनी होंगी। अब हर नए डिसाइपल या एल्डर को फुल स्कैनर मोड में लाना पड़ेगा ताकि वो उस टियर को ट्रिगर करे जहां से सिस्टम के हिडन डिवाइन रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं। और इतना सोचते हुए वो डिस्प्ले बंद करता है और बोलता है, अगला डिसाइपल मेरी सेक्ट का चेहरा नहीं, उसकी पुरानी मिस्टीरियस हिस्ट्री भी रीराइट करेगा, और इस बार सिर्फ रिल्म नहीं, स्पेशल फिजिक और हिडन लिनिएज प्रायोरिटी में आएगी। बैंक जैसे ही लिंक फ्यू की क्वालिफिकेशन देखकर थोड़ा निराश होता है कि इतनी अच्छी होते हुए भी वो टॉप टियर टैलेंट नहीं मानी गई, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल फिजिक या अनोखी कंपनसेशन नहीं है। वो फिर सिस्टम से ठेठ जेन जी स्टाइल में बोलता है, चल अब मेरी बारी है, दिखाओ मेरे अंदर क्या जीनियस क्वालिटी है। पक्का मैं तो यहां पर लेजेंड ही निकलूंगा। लेकिन सिस्टम सीधा रोस्ट मोड में बोलता है कि होस्ट की क्वालिफिकेशन बस मिड कोर है, और अगर तुम्हारे पास ये सिस्टम ना होता तो तुम तो कल्टीवेटर बनने के लायक ही नहीं थे। एक तरह से कहें तो भाई तू कचरा है। ये सुनकर वैंग थोड़ी देर तो अजीब सा फेस बनाता है और सोचता है कि अब ये मेरी बेइज्जती थी या तारीफ, लेकिन मूड सेट रखने के लिए वो फिर बोलता है, ठीक है चलो मेरी चल गई, अब बता लीकिंग की क्वालिफिकेशन क्या है। और जैसे ही वो बोलता है सिस्टम एकदम बिजनेस मोड में जाता है और कहता है कि अगर लीकिंग की क्वालिफिकेशन देखनी है तो 100 सेक्ट पॉइंट देने पड़ेंगे। ये सुनते ही वैंग का धैर्य टूट जाता है और वो अपने मन में चिल्लाता है कि क्या सच में मुझे इस कद्दू जैसे बंदे की क्वालिफिकेशन देखने के लिए 100 पॉइंट देने पड़ेंगे, ये तो आउट ऑफ बजट है। लेकिन फिर भी वो गुस्से में क्लिक कर देता है और जैसे ही क्लिक करता है स्क्रीन पर लीकिंग का डेटा खुल जाता है और सबके सामने आता है कि लीकिंग के पास है पीक डेविल क्वालिफिकेशन। ये सुनकर वैंग की आंखें फटी रह जाती हैं और वो शॉक होकर कहता है कि क्या सच में इस बेवकूफ के पास में ऐसी ओपी क्वालिफिकेशन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी सिस्टम दोबारा नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि लास्ट बार मिस्टेक हुई थी। दरअसल लीकिंग के पास इमोर्टल ब्लैक टर्टल फिजिक है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। और ये सुनते ही वैंग लगभग हवा में उड़ता है और कहता है कि 1 मिनट टर्टल फिजिक मतलब क्या। और सिस्टम फिर एक्सप्लेनेशन मोड में जाता है जहां वो बताता है कि ब्लैक स्पिरिट टर्टल फिजिक के एक्टिवेशन से प्रैक्टिशनर की डिफेंस और एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और एक बार एक्टिवेट होते ही उसका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे मोर्टल माना ही नहीं जा सकता। यहां तक कि अगर सारे हैवान और देवता मिलकर उसे खत्म करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। वो अपनी लाइफ पूरी आजादी से जी सकता है। ये सुनकर वैंग पूरी तरह चौंक जाता है और लीकिंग को देखकर मन ही मन सोचता है, क्या सच में इस मोटे के पास इतना खतरनाक फिजिक है। वैंक जैसे ही सिस्टम से पूछता है कि लीकिंग का टर्टल फिजिक्स अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो क्या वो सच में इमोर्टल बन सकता है। तो वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये फिजिक्स ऑन हो गया तो फिर तो इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसका डिफेंस तोड़ पाए, और अगर कोई इसका लाइफ एंड करना भी चाहे तो वो खुद ही एंड हो जाएगा। और इतना सोचते ही वैंक सिस्टम से कहता है कि ठीक है, मुझे वो तरीका बता जिसमें मैं लीकिंग का फिजिक्स एक्टिवेट कर सकूं। जिस पर सिस्टम तुरंत स्क्रीन पर लीकिंग का लाइव सीन दिखा देता है, जहां लीकिंग खुद से बना घास का मिरर लेकर उसमें देखता है और एकदम नार्सिसिस्ट मोड में बोलता है, मिरर मिरर जल्दी बताओ कि इस वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल बंदा कौन है। और फिर खुद ही जवाब देता है, मैं ही हूं ऑब्वियसली, देखो मिरर भी मेरा नाम ले रहा है। ये वीडियो जब वैंक देखता है तो सीन पूरी तरह क्रिंज मोड में चला जाता है और सिस्टम एकदम सैवेज बनकर बोलता है, वैंक क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये डिसाइपल लीकिंग पिटने के काबिल है। और वैंक गुस्से में बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है और मेरा फर्ज है कि मैं उसे समझाऊं। लेकिन उसी पल सिस्टम ट्विस्ट लाकर बोलता है कि लीकिंग की टर्टल फिजिक्स एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे पूरी तरह पीटा जाए और वो पिटते पिटते इतना रेज में आ जाए कि उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच जाए, तभी उसका फिजिक्स अवेक हो सकता है। और फिर सिस्टम नॉन स्टॉप वैंक को नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें बार बार लिखा होता है, उसे पीटो, उसे पीटो, उसे पीटो। वैंक के सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सिस्टम कामली बताता है कि टर्टल फिजिक्स तभी काम करता है जब उसका होस्ट मौत के एज तक पहुंच जाए और उसके अंदर की रेज इतनी बढ़े कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए,
तभी उसका टर्टल फिजिक्स पूरी तरह अवेकन हो पाता है। ये सुनते ही वैंक पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अगर एक्टिवेशन के लिए किसी ट्रेजर या रेयर आर्टिफैक्ट चाहिए होता तो शायद वो इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर देता। लेकिन अब तो सिर्फ पीटना है, और पीटना तो बहुत आसान है, क्योंकि वैसे भी लीकिंग इतना अनोइंग है कि अगर वैंक खुद न भी मारे तो बाकी के लोग तो उसे यूं ही घेर कर पीटते रहेंगे, और ऐसे में उसका फिजिक्स जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सोचते ही कैमरा कट होता है। लीकिंग पर जो हवा के तेज बहाव को देखकर हैरान होकर कहता है, क्या हुआ? यह आसमान अचानक गरजने क्यों लग गया है? वैंक जैसे ही ग्रास मिरर उठाकर आसमान की ओर देखता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां तेज हवा चल रही होती है और बिजली भी गिर रही होती है, जिसे देखकर लीकिंग घबराते हुए बोलता है, पैरा ट्रीज, ये क्या हो रहा है? आसमान का मूड क्यों बिगड़ गया? लेकिन वैंक पूरा ठंडे दिमाग से बोलता है कि चिंता मत कर भाई, ये सब मेरे कंट्रोल में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, ये क्या चल रहा है? एकदम से आसमान में इतनी तेज एनर्जी क्यों आ गई और इतनी लाइटिंग क्यों गिर रही है? जिस पर सिस्टम जवाब देता है कि तुम्हारी डिसाइपल लिंक फ्यू अब प्रोफाउंड जनरल रिलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, और ये जो एनवायरनमेंट चेंज है वो उसी की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही वैंक एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब एल्डर गुचंग ना सिर्फ हील कर रहे हैं बल्कि उसके ब्रेक थ्रू में भी मदद कर रहे हैं। यार, ये तो सच में एक्स्ट्रा लेवल की बात है। फिर वैंक लीकिंग के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी सिस्टर का रिल्म टूटने वाला है और वो एक लेवल ऊपर जा रही है, इसलिए आसमान भी अपने सिग्नल भेज रहा है। ये सुनकर लीकिंग थोड़ा सैड हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि सिस्टर तो जैसे ही आई उसको सब कुछ मिल गया, मास्टर भी मिल गया, और अब वो ब्रेक थ्रू भी कर रही है। लेकिन मैं तो अभी भी मॉर्टल मोड में हूँ, मेरी कल्टीवेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब मुझे तुरंत अपना वजन घटाना होगा और इस सारी घास को फाड़ फाड़ कर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं भी जल्द से जल्द कल्टीवेशन शुरू कर सकूं। ये देखकर वैंक उसके पास आता है, उसके गाल पकड़ता है और बोलता है, तू दुखी मत हो, मैं कल से तेरी ट्रेनिंग खुद स्टार्ट करूंगा और तुझे यकीन दिलाता हूं कि टाइम आने पर तू अपनी सिस्टर को भी सरपास कर देगा, इसलिए कभी खुद को नीचा मत देखना। ये सुनकर लीकिंग का मूड पूरा पलट जाता है और वो खुशी से बोलता है, सेकंड मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टेंशन मत लो, मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वैंक उसके गाल पर एक फ्लिक मारते हुए बोलता है, पैरा ट्रीज को तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपनी बॉडी का कुछ करना होगा, क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही मोटा है और फ्यूचर में मेरा पूरा सेक्ट तेरे ही कंधों पर टिकेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी अचीवमेंट पूरा यूनिवर्स सुन पाए। सच में ये पूरा सीन एकदम धमाकेदार मोमेंट में बदल जाता है। जैसे ही वैंक बोलता है कि लीकिंग फ्यूचर में प्रोफाउंड एम्परर रिल्म तक जाना चाहिए और उसके साथ ही आसमान से नॉन स्टॉप बिजली गिरने लगती है। दृश्य सीधा एक पहाड़ी पर कट होता है जहां एक ठंडी चिंगारी गिरती है और उसी वक्त वहां एक डीमन प्रकट होता है जो पिछले 100 साल से सोया हुआ था, और जैसे ही वो उठता है उसे अपने सामने एक प्रोफाउंड जनरल रिल्म का ब्रेक थ्रू होते हुए कल्टीवेटर दिखता है। वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो उसके लिए ऑनर की बात होगी कि उसका पहला शिकार ब्रेक थ्रू कर रहा कल्टीवेटर बनेगा। और फिर वह बंदा फुल स्पीड में इमोर्टल सेक्ट की ओर बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि आज का खाना तैयार है। इसी के साथ कैमरा कट होता है सीधे सेक्ट की झोपड़ी पर, जहां आसमान से एक जबरदस्त लाइटिंग गिरती है और लिंग फ्यू एल्डर गू चंग के साथ बाहर आती है, और यही सिस्टम पुष्टि करता है कि लिंग फ्यू प्रोफाउंड जनरल रिल्म पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। वहीं वैंक के पास नोटिफिकेशन आता है और उसे एक साथ 1000 सेक्ट पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो फुल ऑन एक्साइटमेंट में सोचता है कि ये लड़की सच में जीनियस है। अब ये सिर्फ एक रिल्म पीछे है और अच्छा हुआ कि उसके पास सिस्टम है, वरना ये उसकी खुद की डिसाइपल उससे आगे निकल जाती। फिर वैंक यही सोच ही रहा होता है कि लिंग फ्यू उसके पास आती है और शुक्रिया बोलती है कि आपने उसे सेक्ट में चांस दिया, जिसे देखकर लीकिंग अपने मन में सोचता है कि उसकी जूनियर सिस्टर तो सीधा परफॉर्म जनरल रिल्म पर पहुंच गई। अब अगर उसे उससे पावरफुल बनना है तो कम से कम 1 साल में उसे एंट्री पीस रिल्म तक पहुंचना होगा। तभी वैंक लिंग फ्यू को बताता है कि अगर उसे फ्यूचर में पावरफुल बनना है तो एल्डर गु चंग जैसे कहेंगे उसे वैसा ही करना होगा, और उम्मीद करता है कि वो कभी सेक्ट का नाम नीचा नहीं होने देगी। जिस पर लिंग फ्यू जवाब देती है कि मास्टर टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लेकिन तभी पहाड़ों से वो डीमन आता दिखता है जो बोलता है कि उसे लगा था यहाँ सिर्फ एक ब्रेक थ्रू कर रही बंदी होगी, लेकिन देखो तो यहाँ तो पूरा मिक्स प्लेट है, अब उसकी भूख पूरी होने वाली है। वैंक उसे देखकर सिस्टम से पूछता है कि उसे इस पर्सन के बारे में डिटेल्स दो, जिस पर सिस्टम जवाब देता है, अगर कल्टीवेशन लेवल जानना है तो 10 सेक्ट पॉइंट दो, और अगर बैकग्राउंड जानना है तो जैसे ही 100 पॉइंट्स की बात होती है वैंक चौंक कर बोलता है, इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए 100 पॉइंट्स लगेंगे। सच में इसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इतना कहकर वैंग उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पास खड़ा होने से ही मुझ पर जो दबाव बन रहा है वो हद से ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहां हरा सकता हूं। इसीलिए इससे लड़ने से पहले मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए।
यही समझदारी होगी। वैंग के इतना सोचते ही सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस रहस्यमय व्यक्ति की जानकारी देने लगता है कि यह व्यक्ति एक डेमन है जो अवरी एम्पायर से है और कुछ साल पहले इसे ग्रेट डेमन योशुआ कहा जाता था। अगर इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो यह पीक परफॉर्मेंस अरेंज रिल्म पर था, लेकिन ग्रेट याओ एम्पायर में यह एक व्यक्ति से हार गया था जिसने इसकी कल्टीवेशन को सील कर दिया था और अब वो सील हाल ही में टूटी है, इसलिए यह अपनी पीक पर नहीं है बल्कि अभी सिर्फ नोबिलिटी रिल्म की पीक पर है। ये सुनते ही वैंग भी हैरान रह जाता है और सोचता है, अच्छा हुआ ये डेमन अपनी पूरी ताकत में नहीं है, वरना गुचांग भी इसे अकेले नहीं हरा पाता। तभी ली किंग गुस्से में उस डेमन से कहता है कि तू आखिर है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे सेक्ट मास्टर को यहां आकर अपमानित करने की बेहतर होगा कि तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना अगर हमारे एल्डर्स को गुस्सा आ गया तो वे तुझे बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। ली किंग की बात सुनकर डेमन उस सेक्ट की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट? ऐसे किसी सेक्ट के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। और सुन मोटे कद्दू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तू मेरे हाथों पिटना चाहता है? इतना सुनकर वैंग ली किंग की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली किंग में इतनी हिम्मत होगी कि वो नोबिलिटी रिल्म के पीक बंदे के सामने खड़ा होकर उसकी बेइज्जती कर सके। मैं देख सकता हूं कि इसके अंदर जरा भी डर नहीं है। तभी लिंग फू वहां आती है और ली किंग से कहती है, सीनियर ब्रदर, आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूं कि इसका ऑनरा भी मास्टर जैसा ही ताकतवर है। इसका मतलब यह व्यक्ति भी नोबिलिटी रिल्म पर है। और लिंग फू की यह बात सुनकर डेमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लिटिल गर्ल, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं क्या? अब तुम लोगों को डर लग रहा है ये जानकर कि मैं नोबिलिटी रिल्म पर हूं? और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लीकिंग होता है वो उस डीमन से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम यहां पर नोबिलिटी रिल्म पर हो तो तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पैरा ट्रीज भी यहां पर खड़े हुए हैं। पैरा ट्रीज ने मुझे कहा था कि वकी वाली की साल में मुझे एंट्री पीस रिल्म पर पहुंचा देंगे और अगले 3 सालों में मुझे प्रोफाउंड एवरेज रिल्म पर ले जाएंगे। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पैरा ट्रीज कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और यहाँ जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बस मेरी मिडिल फिंगर देखने के ही लायक है। और अब हम देखते हैं कि लीकिंग की बातों को सुनकर उस डीमन के भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं और वो वैंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या सच में इस बंदे के पास इस तरह की स्किल्स हैं, लेकिन देखने में तो ये मुझे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। और ये सुनते ही अब जो लीकिंग होता है वो उस डीमन को फुल रोस्ट मारते हुए बोलता है कि तुम लिटिल एंट कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेक्ट के अंदर घुसने की और यहाँ आने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की? अगर तुम अब यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप नील डाउन कर लो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और लीकिंग की इस तरह की बातों को सुनकर अब डीमन को भी उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये मोटा कद्दू आज मेरे हाथों से मरने ही वाला है। और उस डीमन के इतना सोचते ही हम लीकिंग को देखते हैं जो वहां पर एक अजीब सा पोज बना लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। और डीमन खुद बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि इस पोटैटो के पास ब्लैक टर्टल फिजिक्स क्यों है, क्योंकि अगर इसके पास वो डिफेंसिव फिजिक्स नहीं होता तो लोग इसे सिर्फ इसकी हरकतों से परेशान होकर पीट पीट कर मार डालते। और अब लीकिंग की इस तरह की हरकतों को देखकर डीमन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चिल्लाकर बोलता है कि मोटे कहीं के क्या, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया, लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और उसके इतना कहते ही अब जो वैंग होता है वो एल्डर गुचंग से कहता है कि एल्डर गुचंग, जल्दी जाकर उसे रोको, ये यहां से भागना नहीं चाहिए। और इतना कहकर अब वैंग वहां पर अपनी सिस्टम को बुलाता है और बोलता है कि अब समय आ गया है समन करने का, क्योंकि वैंग इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। और अब जैसे ही एल्डर गुचंग सामने आता है, डीमन अपना अटैक बनाना शुरू कर देता है और कहते हुए बोलता है कि क्या तुम ही वो एल्डर गु हो, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के, जिसके बारे में वो मोटा कद्दू बता रहा था? तो ठीक है, अब चूंकि तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम उतने ही पावरफुल हो या फिर बस बातों में ही बड़े हो। और इतना कहते हुए अब वह अपने अटैक को सीधे एल्डर गु चंग की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद उस मोटे को, जिसने मुझे यहाँ पर बार बार चिढ़ाया और गुस्सा दिलाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एल्डर गु चंग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो अपनी सॉ को बाहर निकाल लेते हैं। और अपनी सॉ को बाहर निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुचंग के पीछे से एक और एनर्जी का हाथ आने लगता है और इससे पहले कि एल्डर गुचंग उससे बच पाते, हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी हैंड होता है वो सीधे जाकर एल्डर गुचंग को पकड़ लेता है। और एल्डर गुचंग को पकड़ लेने के बाद अब वो जो डिमन होता है वो लीकिंग से बोलता है कि जिस तरह से यहाँ पर तुम अपने एल्डर गुचंग की तारीफ कर रहे थे, मुझे लगा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल होगा, लेकिन मैंने तो इसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। और यह देखकर हम देखते हैं कि लीकिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिंग फे होती है वह वैंग के पास आते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर, प्लीज जाकर मास्टर को बचाइए ना, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। यह सुनकर वैंग उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
तुम अपने मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर गू चंग की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वह डिमन भी शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह जो एनर्जी होती है वह उस डिमन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसी डिमन की तरफ बढ़ने लगती है, और वह डिमन उस एनर्जी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह उसे रोक नहीं पाता और सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि एल्डर गू चंग अब फुल स्टाइल में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वह डिमन शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नोबिलिटी रिल्म का पावर हाउस इस तरह के पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। यह बंदा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर इसकी सोल टेक्निक की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। और इतना सोचकर वो अपने हाथ को देखने लगता है, जहां हमें दिखता है कि उसका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। पता चलता है कि उसका हाथ बुरी तरह फट चुका है और उसकी नसों तक बर्न हो चुकी हैं। तो वो बेकाबू गुस्से में डार्क रेड ओरा पूरे एरिया में फेंक देता है और हवा में ऊपर उठते हुए पूरा बैटलफील्ड जैसे उसके क्रोध से थर्राने लगता है। लेकिन नीचे खड़ा ली चिंगयांग बिना एक सेकंड गंवाए ठहाका मारते हुए ताना मारता है, ओ भाई, अब हवा में क्यों तैर रहा है? अभी तो बहुत बकैती चल रही थी। अब क्या हुआ? भागने का मन बना लिया? क्या डर लग रहा है सच्चाई सामने देखकर? या ये भी नहीं दिख रहा कि हमारे सेक्ट मास्टर जून चंग सियाओ अब भी वहीं खड़े हैं, एकदम चुप शांत और तैयार तुझे सेकंडों में इवेपोरेट करने के लिए? और इतना कहते ही वो ट्रोलिंग मोड में एकदम ऑफ बीट डांस करने लगता है, जैसे उसे सामने खड़ा डेमन सिर्फ एक सर्कस क्लाउन लग रहा हो, जिससे डेमन पूरी तरह ट्रिगर होकर बुरी तरह चीखते हुए बोलता है, तू मोटा जोकर याद रख, मैं तुझे अपने स्पेशल मौत से सड़ा दूंगा, तेरी सोल तक को जला दूंगा, तुझे तो मैं चिंता भी नहीं छोड़ने दूंगा। लेकिन उससे पहले ही अचानक जून के पीछे से एल्डर वे का एक हेवी पंच ली चिंगयांग के मुंह पर लैंड करता है, जिससे वो दूर जमीन पर क्रैश करता है और कंफ्यूज्ड होकर चिल्लाता है, सेक्ट मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? और एल्डर वे एकदम सीधा चेहरा बनाकर बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस मच्छर बैठा था तेरे गाल पर। और मन में सोचता है कि इसकी बकचोदी से मेरा पेशेंस ही डिसॉल्व हो गया था, मैं तो भूल गया कि ये मेरी ही साइड का है, और पंच सीधा चला गया। लेकिन इससे पहले कि टोन हल्की हो, कैमरा डेमन की ओर कट होता है, जो अब पागलों की तरह हंसते हुए अपनी ट्विस्टेड एनर्जी के साथ बोलता है, जैसे ही मैंने अपनी सील तोड़ी, सबसे पहली जगह जहां पहुंचा वो है ये टावर ट्री, और अब मैं यहां से खाली नहीं जा रहा, क्योंकि तुम सब डिवाइन एनर्जी से भरे हुए चलती फिरती एपेटाइजर्स हो। और ये कहते ही वो एक मॉन्स्ट्रस डेमोनिक एनर्जी हैंड कंजर करता है, जो सीधा जून की तरफ भयानक रेज के साथ फायर करता है, और बैक से लू छेंकियन चिल्लाती है, मास्टर ध्यान से। लेकिन जून का चेहरा जीरो एक्सप्रेशन, जीरो टेंशन, सिर्फ ठंडी मुस्कान और एक ही परफेक्ट स्वॉर्ड मूवमेंट में उसका स्पिरिचुअल स्लैश उस डेमोनिक अटैक को बीच से चीर देता है, जैसे हल्दी दूध में इंक गिरा हो। वो एनर्जी सीधी पलटती है और टकराव से पैदा हुई शॉक वेव पूरे बैटलफील्ड को साइलेंस से हिलाकर रख देती है। हवा में स्टैटिक चार्ज उड़ता है, जमीन कांपती है, और हर कोई एक ही वाइब में फ्रीज हो जाता है कि अभी अभी क्या देख लिया, और सीन वहीं पर ठहर जाता है। जिस वक्त तूफान का सिर्फ पहला चैप्टर शुरू हुआ था, चारों तरफ का धुआं छंट चुका है, हर चीज फिर से साफ नजर आने लगी है। और उसी वक्त एल्डर वे झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए कैजुअली बोलता है, लगता है इन दोनों की लड़ाई अब यहीं खत्म हो गई। और जैसे ही कैमरा बाहर की ओर मूव करता है, हम देखते हैं जून चंग सियाओ अब जमीन पर उतर चुका है। सामने वो डेमन बुरी तरह धूल में लिपटा पड़ा है, हाँफ रहा है, बिखरा हुआ है, और मन में बड़बड़ा रहा है कि ये जून हर सेकंड के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मैंने इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी ना इसे गिरा सका। और अब जबकि मेरी सील टूट चुकी है, कुछ वक्त बाद मेरी असली पावर वापस आ जाएगी, और जब वो वापस आएगी तो मैं लौटूंगा और तब इन सबका सफाया कर दूंगा। लेकिन तभी वो खुद को उठाते हुए चीखता है, मैं मानता हूं आज हार गया, लेकिन सुन ले जून चंग सियाओ, जब मेरी पूरी ताकत लौटेगी मैं फिर से लौटूंगा और तुझे खत्म करके जाऊंगा। जिस पर जून बड़ी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सुन, बात तो तेरी ठीक है, और मैं तुझे कुछ ज्यादा घमंड में आने भी नहीं देना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है, तू आज यहां से जाएगा ही नहीं। ये सुनते ही डेमन एक घुली हुई हंसी के साथ जवाब देता है, मानता हूं कि अब तक जितने भी नोबल रेल्म के बंदों से मिला हूं, तू सबसे ऊपर है, लेकिन ये मत सोच कि तू मुझे रोक सकता है, बिकॉज यू कांट। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, जून चंग सियाओ अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को फिर से शीथ करता है, बिना जल्दबाजी, बिना पैनिक, जैसे वो लड़ाई पहले ही जीत चुका हो, और कहता है, इस पूरे प्लेस में बस एक ही शख्स है जो ये डिसाइड करता है कि कौन यहां से जा सकता है और कौन नहीं, और वो है हमारा सेक्ट लीडर। और फिर एक पल रुककर कहता है, और BTW, एक और बंदा है जो यहां आ रहा है, और उसके आते ही तेरा निकल पाना असंभव हो जाएगा। और जैसे ही वो ये कहता है, एल्डर वे ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक सटल सा एक्साइटमेंट होता है, जैसे कोई बड़ा नाम स्टेज पर आने वाला हो, और वो कामली कहता है, लगता है वो आ रहा है। डेमन अब पूरी तरह डिस्टर्ब्ड होता है, उसकी टोन एकदम डिफेंसिव में जाती है, और वो चिल्ला पड़ता है, तुम बात किसकी कर रहे हो, कौन आने वाला है?
लेकिन अंदर से सोचता है कि ये लोग बस मुझे ब्लफ मार रहे हैं ताकि मैं डरा रहूं। लेकिन तभी जून का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को थोड़ा आगे करते हुए बहुत शांत लहजे में कहता है, मुझे पूरी सर्टेनिटी नहीं है कि वो वही है, लेकिन मेरी सोर्ड कभी झूठ नहीं बोलती और ये मुझे बता रही है कि जो आ रहा है उसका नाम है जी-मान, द सोर्ड गॉड। और बस जैसे ही वो नाम लिया जाता है, आसमान से एक इकलौता शख्स नीचे उतरता है। हवा का प्रेशर रुक जाता है, पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है और आवाज गूंजती है, ही इज हियर। और जैसे ही वो सामने आता है, नरेटर की आवाज हमें बताती है कि ये है जी-मान, द सोर्ड गॉड। और उसके आते ही डेमन की हालत कांपने लगती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं और उसका दिमाग इंटरनली चिल्लाने लगता है। क्या ये वही है जिसके बारे में उस समय हिंट मिला था? क्या वो खतरा जो मेरी सोल को फाड़ सकता है, ये वही है? और जिस पल उसकी नजर जी-मैन पर जाती है, वो खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार उसे बिट्रे कर रही होती है। जैसे ही जी-मैन की प्रेजेंस महसूस होती है, डीमन का पूरा शरीर अपने आप तेजी से कांपने लगता है, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं और उसके अंदर से एक प्राइमल इंस्टिंक्ट जागती है जो उसे साफ साफ सिग्नल देती है कि उसे जी-मन से लड़ना नहीं है, इससे जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना चाहिए। और इस फीलिंग के साथ ही वो डीमन पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त भी उसका दिमाग सवालों में उलझा रहता है। आखिर यह जी-मान है कौन? ये कैसा डीमन है जो इतनी काल्म एनर्जी के साथ इतनी इंटेंस थ्रेट बन गया है? लेकिन इसी सोच के बीच ही जी-मन एकदम ठंडी नजरों से अपनी उंगली पर एनर्जी कंडेंस करता है और उसी कंडेंस्ड लाइट से एक ऐसा स्लैश छोड़ता है जो हवा को चीरता हुआ उस भागते डीमन की गर्दन पर सीधा स्ट्राइक करता है। और जैसे ही वो एनर्जी उसकी स्किन को टच करती है, उसकी गर्दन से गहरा काला और गर्म खून फाउंटेन की तरह निकलता है। डीमन चीखते हुए जी-मान की तरफ पलट कर देखता है और हकबकाकर बोलता है, आखिर तू है कौन? कहां से आ गया ये मॉन्स्टर? लेकिन अब जी-मान के हाथ में कोई ऑर्डिनरी सोर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसी एनर्जी ब्लेड है जिसे उसने प्योर लाइट को कंडेंस करके मैनिफेस्ट किया है। इतनी साफ, इतनी प्रिसाइज कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन तक नहीं दिख रहा और ना ही कोई फॉर्म। ये सोर्ड इतनी प्योर है कि खुद डीमन भी हैरान होकर चिल्ला पड़ता है। इस सोर्ड में ना कोई शेडो है, ना कोई वेट, सिर्फ कंडेंस्ड लाइट है। ये क्या टेक्निक है? ये कैसी सोर्ड मास्टरी है? जिस पर जी-मान बड़े आराम से जवाब देता है, ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है। एक ऐसी तकनीक जहां मैं कैजुअली सोर्ड वेव्स को इस्तेमाल करता हूं और ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें कितनी टेक्निक्स मिक्स हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसे परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया। ये मेरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। और उसकी इस बात के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी ऑरोरा की तरह रेडिएट करने लगती है। अब जी-मान अपनी एनर्जी काल्म रखे हुए एल्डर गुचांग की तरफ देखता है और गुचांग उसकी तरफ। दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट आंखों में देखकर स्कैन कर रहे होते हैं, जैसे दो गैलेक्सीज आपस में टकराने वाली हों। और इस इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट को देखकर एल्डर वांग अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को गुचांग का इक्वल मानूंगा, लेकिन जी-मान, ये बंदा गुचांग का एकमात्र ओपोनेंट है इस पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर गुचांग को डिवाइन इमॉर्टल कहा जाए तो जी-मान को सोर्ड गॉड कहना पड़ेगा। और इन दोनों ने सोर्ड्समैनशिप की वो ऊंचाई छू ली है जहां लेजेंड कहता है कि इन्होंने सोर्ड हार्ट को समझ लिया है, यानी तलवार इनके इमोशन से नहीं, इनके सोल से चलती है। और ये देखकर एल्डर वांग जी-मन की प्रोफाइल ओपन करता है जहां रिवील होता है जी-मन ने अभी अभी परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की मिड स्टेज को क्रॉस कर लिया है। और ये देखकर वांग खुद हैरान रह जाता है। इसका मतलब जी-मान मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और अगर परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की बात करें तो पूरे यौरी एम्पायर में ऐसा कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं है जो इस लेवल पर पहुंचा हो। और इस रियलाइजेशन के साथ ही एल्डर वांग मुस्कुराते हुए सोचता है, अब ये तो पक्की बात है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट से कोई भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी सस्पेंस के बीच गुचांग अपनी सोर्ड जी-मान की तरफ एक्सटेंड करते हुए फाइनली बोलता है। गुचांग जी-मान की तरफ अपनी सोर्ड को नीचे करते हुए कहता है कि हमारी आखिरी टक्कर फॉरबिडन सिटी के अंदर हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से यहां देखूंगा। और उसके ये कहते ही जी-मान अपनी सोर्ड को हवा में हल्के से मोड़ते हुए जवाब देता है, तुम अभी भी नोबिलिटी रेल्म में हो। पहले प्रोफाउंड एवरेज रेल्म में ब्रेक थ्रू करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। और जी-मान की ये काम कॉन्फिडेंट टोन सुनते ही एल्डर गुचांग के अंदर का वॉरियर समझ जाता है कि जी-मान अब परफॉर्म एवरेज रेल्म की मिड स्टेज को पार कर चुका है। और उसी समझ के साथ वो जी-मान को एक शांत मुस्कान देते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। और फिर जी-मान बड़ी गरिमा के साथ वांग के सामने आता है और झुककर उसे ग्रीट करता है, सेक्ट मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको इतने समय बाद ग्रीट कर रहा हूं। और ये ह्यूमिलिटी देखकर पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति छा जाती है। लेकिन तभी उस वुंडेड डीमन की नजर गुचांग पर पड़ती है और वो मन में कैलकुलेशन शुरू कर देता है, जब तक एल्डर गुचांग यहां है तब तक मेरे पास भागने का एक चांस है। जी-मान भी यहीं है, शायद उसके हाथों से बचकर निकल जाऊं, लेकिन ये मिस्टीरियस सेक्ट मास्टर, ये जो कुछ है ना, ये तो मुझे एक ही अटैक में वेपराइज कर देगा।
इसके नीचे जितने लोग काम करते हैं वो भी परफॉर्म एवरेज रेलम पर हैं, तो फिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं इसके सामने तो धूल भी नहीं हूं। और ये सोचते ही डीमन अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाता है, तो आज डेविल यहां फेल हो गया। कोई बात नहीं, अगर मरना ही है तो कम से कम उस मोटे को तो मारकर मरूंगा जिसने हमेशा मेरे सिर में दर्द किया है। और ये कहते ही डीमन पूरी फ्यूरी से लीकिंग पर अटैक करता है, जिसे देखकर लीकिंग रोते रोते चिल्लाता है, अरे भाई मेरे ऊपर क्यों? मैं अभी एंट्री पीक रेलम पर भी नहीं पहुंचा हूं। 1 साल बाद शायद ब्रेक थ्रू करूंगा। अभी तो मैं मॉर्टल ही हूं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी पावर के बाद भी एक कमजोर इंसान को मार रहे हो। लेकिन उससे पहले कि डीमन का अटैक उसे चीर कर रख दे, एल्डर गू चांग लाइटनिंग स्पीड से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और लीकिंग को बचा लेता है। लेकिन उसकी रोब की पीछे की पेंट फट जाती है और कुछ शैलो कट्स उसके शरीर पर आ जाते हैं, जिससे लीकिंग बुरी तरह घबराकर जमीन पर गिर जाता है। और वहीं पड़ा हुआ वो अपने मन में सोचता है, इस डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि मुझे किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। इसीलिए अब चाहे मैं किसी को भी ऑफेंड कर दूं, मुझे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसका यह घमंड ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसी पल जी मैन एकदम शांत चेहरा रखते हुए अपनी 2 उंगलियां उस डीमन के माथे पर टिका देता है और बिल्कुल सटीक फोकस के साथ कहता है, सेक्ट लीडर, अब मुझे बताओ इसके साथ क्या करना है। जैसे ही सीन शुरू होता है, वेंग उस डीमन से कहता है, देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं। पहला ये कि जितना भी पैसा स्पिरिचुअल स्टोन या वैल्यूएबल्स है सब कुछ मुझे सौंप दो और हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर लो। और दूसरा ये कि तुम्हें अपनी फर्टिलाइजर टेक्निक से इस जगह की फार्मिंग करनी होगी, यहाँ के प्लांट्स और फ्लावर्स की देखभाल करनी होगी। और वेंग मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैं इस डिमन जवान शाह को अपने सेक्ट में भर्ती करवा लेता हूँ तो मुझे हाई लेवल सेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर ये मना करता है तो भी मैं इसे यहीं पर खत्म करवा दूंगा, जिससे मुझे किल पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। और तभी वो डिमन जोर से चिल्लाता है कि डेविल्स को हराया जा सकता है पर झुकाया नहीं जा सकता। और इतने में लीकिंग फुल मजाकिया अंदाज में बोल पड़ता है कि सेक्ट लीडर, मुझे लगता है ये सेकंड ऑप्शन ही चूज करेगा, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं। इसकी बॉडी को जमीन में गाड़ दूंगा और उस पर थोड़ा पेशाब कर दूंगा, जिससे जल्द ही इसके शरीर से पौधे और फूल उगने लगेंगे और हमारा सेक्ट और भी खूबसूरत दिखेगा। और लीकिंग की ये बात सुनकर वेंग को उस डिमन से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये फैटी उस पंच को भूल गया जो मैंने इसे मारा था। मैंने तो सोचा था कि इसे बड़ा होने के बाद इसकी ब्लैक टर्टल स्पिरिट को एक्टिवेट करूंगा, लेकिन अब मैं इसे अभी के अभी फोर्सफुल अवेक कराऊंगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि लीकिंग की जो इमोर्टल टर्टल फिजिक है वो तभी एक्टिव होती है जब उसे बुरी तरह से पीटा जाए। और तभी हम देखते हैं कि लीकिंग के चेहरे पर एक और जोरदार पंच पड़ता है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस बार पंच किसी और ने नहीं बल्कि लिंग फू ने मारा होता है, जिसे देखकर लीकिंग चौंकते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आपने मुझे क्यों मारा? तो लिंग फू बात घुमाते हुए मासूमियत से कहती है, नहीं ब्रदर, मैंने आपको नहीं मारा। आपके गाल पर मच्छर बैठा था तो मैं तो उसे मार रही थी ताकि वो आपका ब्लड ना पी ले। और ये सुनकर लीकिंग उस मच्छर को ढूंढने में लग जाता है और इधर उधर कूदते हुए बोलता है, मच्छर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस जीनियस का ब्लड पीने आया? क्या तुझे पता भी है कि मेरा ब्लड कितना प्रेशियस है? और ये सब देखकर डिमन पागल होने की कगार पर पहुंच चुका होता है और वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी वेंग उसके पास आता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और प्राउड रखने वाले पर्सन हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहां पर एक और मौका देता हूं कि तुम मेरे सेक्ट को 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और 1 साल बाद अगर तुम्हें लगे कि जो मेरा सेक्ट है वह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट से बाहर जाने का मौका दूंगा और तुम जहां पर भी जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और वंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डेविल होते हैं वह या तो मरते हैं या फिर मारते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी के भी हाथों से लेट नहीं होते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने पैसों की जो पोट होती है उसे निकाल के वंग की तरफ कर देता है, जिसके बाद अब वंग जो होता है वो उससे उन पैसों को ले लेता है और पैसों को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इसका मुंह है उसके अंदर से काफी बुरी बातें निकलती है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी बॉडी है वो यहाँ पर पूरी तरह से नेस्ट है। और अब जैसे ही वंग उन पैसों को रिसीव करता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जहां पर कि उसे 10,000 सेक्ट पॉइंट्स और वहां पर एक रैंडम समन भी मिला होता है, जो देखते ही वंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अगर इस डीमन जवान शाह को अपने सेक्ट के अंदर रिक्रूट करूंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब मुझे फ्यूचर में पावरफुल से पावरफुल लोगों को ही सेक्ट के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि जितना पावरफुल पर्सन होगा मुझे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और इतना सोचकर जो वंग होता है वो जवान शाह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ चलो, अब मुझे तुम यह बताओ कि वो जो तुम लोगों को खाने की बातें कर रहे थे वह क्या था। और इतना बोलकर अब जो वंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, ये मेरा यहाँ पर डिसीजन तो एक्सेप्ट हो गया है, तो अब मैं इसके जहाँ पर ट्रू नेचर को जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर डेविल हुआ और इस वर्ल्ड के लिए खतरा हुआ तो मैं इसे यहीं पर ही मार दूंगा
और वंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी जो जवान शाह होता है वो हंसते हुए वंग से बोलता है कि अरे बस वो तो मेरी एक हॉबी है, मैं लोगों को डराने और उनसे मजा लेने के लिए ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मैं सच में किसी को भी नहीं खाता। और उसकी इस बात को सुनकर वंग जो होता है वो भी अजीब सा फेस बना लेता है और उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम क्या यहाँ पर सही कह रहा है। जो सुनते ही जो सिस्टम होता है वह वंग को बताता है कि हाँ ये पूरी तरह से सच है। जो सुनकर अब जो वंग होता है वो थोड़ी देर तो उसे ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन अगले ही पल वे दोनों जहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और अब वंग जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा कितना अजीब है, क्योंकि ये एक डीमन है और उसी के साथ में ये प्रोफाउंड सेक्ट रिलम की पीक पर होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को डराने के लिए इस तरह की चीजों का यूज करता है। अगर सच बताऊं तो जब ये यहाँ पर आया था और इसने आकर यहाँ पर कहा था कि ये हम सभी लोगों को यहाँ पर मार देगा और उसके बाद सभी लोगों को खा जाएगा, तो एक बार के लिए मैं भी यहाँ पर डर गया था। देख भाई, ये बात तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सीधा मेरी इज्जत का पोस्टर फाड़ के हवा में उड़ जाएगा। और अब जब ये दोनों सामने खड़े होकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे बचपन के दो जंगली लौंडे हों, तो वहीं लिंग फ्यू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी में बोलती है कि सेक्ट लीडर ने आखिर कौन सी हिडन क्लास टेक्निक निकाल दी जो बस 2-4 लाइनें बोलकर नोबिलिटी रियल्म के टॉप टियर बंदे को भी सेक्ट के अंदर खींच लिया। तभी ली किंग पूरी बौखलाहट में चीखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर प्लीज इस डेविल को अंदर मत आने दो, वरना ये हमें एक एक करके निगल जाएगा। लेकिन शंकर वैंग जो है वो पूरे स्कैम गॉड वाले स्टाइल में स्माइल करता है और बोलता है, बकचोदी बंद कर, अब और मेरे साथ चलो। और जैसे ही वो बोलता है वो झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और लिंग फ्यू पूछ बैठती है कि सेक्ट लीडर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वैंग पलट कर बोलता है कि तुम्हें रियल डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की झलक दिखाने ले जा रहा हूँ। और जैसे ही लिंग फ्यू ये सुनती है वो बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि एक झोपड़ी इस लेवल के सेक्ट का असली चेहरा नहीं हो सकती। तभी ली किंग भी हंसते हुए बोलता है, फाइनली हम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के रियल बेस पर जा रहे हैं। और अब जवान शाह जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं पहले ही श्योर था कि ये सेक्ट कोई नॉर्मल जगह नहीं बल्कि सीधा हिडन सेक्ट है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि परफाउंड एवरेज रियल्म और परफाउंड जनरल रियल्म के एक्सपर्ट किसी लोकल सी झोपड़ी में बैठे हों। और मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सेक्ट है जहां ये टॉप टियर लोग इतनी शांति से एल्डर बने बैठे हैं। और जैसे ही ये सब सोचते हुए वैंग उन्हें अंदर ले जाता है, हम देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर जगह बहुत टाइट है और सब लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। तभी लिंग फू बोलती है कि ये अंदर से तो और भी ज्यादा छोटा लग रहा है, जिस पर वैंग बोलता है कि जरा पीछे हटो, अब मैं असली चीज खोलने वाला हूं। और वो जैसे ही एक टोकन निकालता है पूरा ग्राउंड वाइब देना शुरू कर देता है जैसे कुछ बड़ा आने वाला हो। और इसे देखकर लिंग फू और ली किंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। लेकिन दूसरी तरफ जवान शाह की हालत ये हो जाती है कि उसका जबड़ा खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी वहां सामने एक सीक्रेट दरवाजा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है क्या चीज जो इन लोगों ने सीधा एक सीक्रेट रिल्म के अंदर खड़ा कर रखा है। और बात सुन कि सीक्रेट रिल्म जितना डीप होता है उतना ही घातक होता है, क्योंकि जवान लिन कॉन्टिनेंट में सीक्रेट रिल्म मिलना मतलब सीधा गेम चेंजर। और हर बार जब कोई ऐसा रिल्म खुलता है तो उसके पीछे खून से भरी कहानी छोड़ जाता है। और अब अगर यहाँ कोई बंदा ऐसा रिल्म खुद खोल रहा है तो या तो वो बंदा गॉड लेवल है या साइकोपैथ। लेकिन जो भी है, ये सेक्ट सिर्फ सीक्रेट नहीं है, ये सीधा पावर की फैक्ट्री है जहां जो आया वो या तो राक्षस बना या राक्षसों का फीड बन गया। उसे ओपन करने के लिए प्रोफाउंड एम्परर रियल्म से ऊपर के कल्टीवेटर की जरूरत होती है और उसी सीक्रेट रियल्म के अंदर छुपे हुए हैं अल्ट्रा लेवल के ट्रेजर्स, जो सिर्फ ट्रेजर नहीं बल्कि ऐसे लेजेंडरी आइटम्स हैं जिन्हें छोड़कर गए थे एम्परर लेवल मॉन्स्टर्स, जिनकी सिर्फ एक झलक से पूरा कॉन्टिनेंट थरथरा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने अपने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को उसी सीक्रेट रियल्म के अंदर कैसे बसा दिया, और इनके पास वो की कहां से आई जो उस सीक्रेट डायमेंशन को खोल सकती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सेक्ट का जो मास्टर है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि खुद एक प्रोफाउंड एम्परर मॉन्स्टर है, और ये पूरा सेक्ट उसकी छोड़ी गई अपनी पर्सनल एम्परर लेगेसी है। और अगर वाकई में ऐसा है तो ब्रदर, अगर वो चीज मुझे मिल गई तो गेम खत्म। और तभी वैंग बिना कुछ बोले सीधा उस सीक्रेट रिल्म के दरवाजे को क्रॉस कर देता है, और जैसे ही अंदर एंटर करता है खुद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ा होता है एक ऐसा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जिसकी वाइब इतनी डार्क और इतनी हैवी होती है जैसे कोई दूसरी दुनिया हो, जहां एनर्जी हवा में तैर रही हो, बिल्डिंग्स लाइट से नहीं बल्कि रॉ पावर से चमक रही हो। और वो सीन देखकर ली किंग और लिंग फ्यू दोनों की बॉडी में झनझनाहट दौड़ जाती है, और वो लोग बिना पलक झपकाए उस सेक्ट को देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जवान शाह की आंखों में एक अलग ही लेवल का शौक होता है, और वो अंदर ही अंदर बुदबुदाता है, क्या यही है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट? अगर ये सच है तो ये सेक्ट अपने नाम के हर एक लेटर के लायक है। और तभी वैंग सबको बोलता है कि चलो अब अपना अपना रूम चुन लो, एक्सप्लोर करो इस मॉन्स्टर सेक्ट को, लेकिन याद रखना फॉरबिडन जोन में घुसना मतलब अपनी खुद की कब्र खोदना। सारे लोग फुल जोश में हाँ बोलते हैं,
और वहीं वैंग एकदम साइलेंट स्टेप्स में अपना प्राइवेट रूम खोलता है, जहां अंदर लाइन से एल्डर सीट्स लगी होती हैं और बीच में होती है सेक्ट मास्टर की थ्रोन, जिससे लगातार ऑनरा निकल रहा होता है। और वैंग बिना टाइम वेस्ट किए एकदम बीस्ट स्टाइल में उस पर जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि एक दिन ये सारी सीट्स भरेंगी सिर्फ और सिर्फ प्रोफाउंड एम्परर मॉन्स्टर्स से, जो पूरे रियल्म को हिला देंगे। फिर वो सीधे सिस्टम को ट्रिगर करता है और बोलता है, सिस्टम अब टाइम आ गया है उस रैंडम समन को बाहर लाने का। और जैसे ही वो बोलता है पूरा सेक्ट हल्का हिलने लगता है और अचानक वहां एक शैडो क्रैक से फटते हुए प्रकट होती है और सामने खड़ा होता है एक अल्टीमेट क्लास समन, जो अपनी एंट्री से ही सबके रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। जैसे ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि इस बार जो समन हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि याओ यू है, वैंग की आंखें चमक उठीं और वो एकदम एक्साइटेड होकर अपने कॉलर को खींचते हुए बोला, क्या मैं सच में सपना देख रहा हूं? क्या मैंने वाकई इस वर्ल्ड की नंबर 1 ब्यूटी को समन कर लिया है? और ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ जाती है जो खुद उसकी एक्साइटमेंट को बयान कर रही थी। और फिर वो तुरंत सिस्टम को कमांड देता है कि जल्दी से याओ यू का फुल स्टेटस डिस्प्ले कर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये डिवाइन लेवल ब्यूटी किस क्लास की पावर रखती है। और सिस्टम एकदम प्रोटोन में बोलता है कि याओ यू एक्स ड्रैगन मार्शल आर्ट नॉवेल की वो लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अकेले ही टॉप 10 रियल्म्स के कई टाइटल धारियों को फिनिश किया है। और उसकी ब्यूटी इतनी डेंजरस है कि उसे देख चुके कई मोनार्क्स ने खुद को साइलेंट मोड में डाल दिया। और उसके बारे में जानकर वैंग के मुंह से सीधा निकलता है कि ये तो जियो यूनियर और हुआ यूनियर की ही तरह है, खूबसूरत भी और पावरफुल भी। और अभी ये बातें चल ही रही थीं कि तभी उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक रोशनी सी फैलती है और धीरे धीरे वहां से एक अल्ट्रा ब्यूटी बाहर निकलती है, जो कोई और नहीं याओ यूं ही होती है, जिसकी एंट्री ऐसी होती है जैसे किसी डायमेंशन की देवी उतर रही हो। और जैसे ही वो जमीन पर उतरती है पूरे हॉल में एनर्जी की वेव्स गूंज जाती हैं और वैंग बिना पल के झपकाए उसे देखता ही रह जाता है। फिर उसके मन में आता है कि इतना अनरियल मोमेंट है कि उसका खुद पर कंट्रोल छूट रहा है और वो सोचने लगता है कि क्या मेरा लक्ष्य सच में इतना खतरनाक है कि मुझे इतनी ओपी लेवल की लड़की ड्रॉ में मिल गई। और फिर वैंग मन ही मन खुद से मजाक करते हुए बोलता है कि मेरे हाथ ही तोड़ दो ताकि दोबारा कोई और ड्रॉ ना कर सकूं, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी याओ यूं उसकी तरफ देखती है और बेहद पोलाइट होकर उसे ग्रीट करती है और वैंग के मन में खुशी की सुनामी दौड़ जाती है और वो सोचता है कि कितना कूल है ये सिस्टम जो जिन लोगों को भी ट्रांसफर करता है उनकी मेमोरी में मैं पहले से ही उनका सेक्ट मास्टर होता हूं, जिससे मुझे उन्हें कन्विंस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो याओ यू से कहता है कि इतनी शराफत दिखाने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास बैठो। और जैसे ही याओ यू पास की सीट पर बैठती है उसकी बॉडी से इतनी कड़क कोल्ड एनर्जी निकलती है कि पूरा रूम फ्रीजिंग फील देने लगता है और वैंग को खुद कंपी छूटने लगती है। और तभी वो सिचुएशन को समझते हुए याओ यू से स्माइल के साथ कहता है कि फिलहाल तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। जैसे ही याओ यू वैंग की बात सुनकर ठीक है बोलती है वो एक झटके में वहां से गायब हो जाती है और उसके जाते ही वैंग की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसे डीप फ्रीजर में बंद कर दिया हो। वो कांपते हुए अपने आप से बड़बड़ाता है कि यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस लड़की की बॉडी से इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी निकलेगी, और मुझे पता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी देर और वहां रुकी होती तो मैं तो सच में जमकर यहीं फ्रीज होकर मर जाता। और अब मैं सोच रहा हूं कि अगर इसी तरह उसकी बॉडी से कोल्ड फ्लो निकलती रही तो भाई मैं रोमांस तो छोड़ो उसके पास बैठ भी नहीं पाऊंगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मुझे जल्दी से जल्दी खुद को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि मैं उसकी कोल्डनेस को हैंडल कर सकूं। और फिर जैसे ही ये सीन खत्म होता है कैमरा स्विच करता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की दूसरी लोकेशन पर, जहां याओ यू अब एक प्राइवेट रूम में एंटर करती है। तभी अचानक से वहां जवान साहा आता है और आसपास की जगह को स्कैन करता है और बोलता है ये जगह तो काफी अजीब है, मतलब ये कोई रैंडम प्लेस नहीं बल्कि हिडन सेक्ट का हेडक्वार्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? ये तो एक लेजेंडरी ग्रेड सेक्ट है, तो यहाँ तो हजारों डिसाइपल्स होने चाहिए थे। लगता है कि सब अपने अपने रूम्स में ट्रेनिंग या मेडिटेशन कर रहे होंगे, मुझे इन्हें खोजना होगा। तभी जैसे ही वो एक रूम का दरवाजा खोलता है उसका पैर अंदर रखते ही धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू हो जाता है और वो घबराकर चिल्लाता है यार ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा पैर जम रहा है। फिर वो जैसे ही नीचे देखता है उसे एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है और वो डरते हुए बोलता है ये तो कोल्ड क्यूरा है। और तभी उसके सामने जो सीन आता है वो उसे पूरी तरह हिला देता है, क्योंकि सामने याओ यू खड़ी होती है, पूरी रेज के साथ उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है और वो सीधा उसकी तरफ देखते हुए ठंडे मगर डेंजर टोन में बोलती है याद रखो अगर तुमने दोबारा इस रूम में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। और इतना कहने के साथ ही याओ यू अपनी मेटर सोल को रिलीज करती है, जिससे पूरे एरिया में एक हावी कर देने वाली कोल्ड प्रेजेंस फैल जाती है और जवान शाह की हालत तो एकदम खराब हो जाती है। वो एक पल के लिए वहीं जम सा जाता है और फिर जैसे तैसे वो वहां से भागता है और भागते भागते अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो सर्ज रियलम की टॉप एक्सपर्ट है और मैं कितना मूर्ख था जो इस सेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यहाँ पर तो एक नहीं दो सर्ज रियलम लेवल के मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं और ये लोग अपने अपने रूम्स में सो रहे हैं, इसीलिए इनका पता नहीं चल रहा मुझे।
अब कोई भी दरवाजा बिना सोचे समझे ओपन नहीं करना चाहिए, वरना जिस तरह उस लड़की ने मुझे वार्न किया है, अगली बार तो सीधा जान ले लेगी। और इस बार तो मैं बस किसी तरह बच गया, क्योंकि जब मैं उस रूम के अंदर गया तो मुझे लगा था कि शायद कुछ सीक्रेट मिलेगा, लेकिन मुझे वहां मिली मेरी खुद की मौत। और अब मैं सोच रहा हूं कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की। वो यहां पर खुद को समझती क्या है? क्या उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं ग्रेट डीमन जवान सा हूं और बहुत जल्द मैं अपनी पुरानी ताकत को दोबारा हासिल करने वाला हूं। और बोलता है कि कुछ भी कहो, वो लड़की सच में किसी दूसरी दुनिया की लगती है। अगर मुझे उसे एक बार भी किस करने का मौका मिल जाता तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाती। और अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रुकूंगा और अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि वो लड़की खुद मुझसे इंप्रेस हो जाए, क्योंकि वो अब मेरे दिल में उतर चुकी है। और मैं किसी और को यह मौका नहीं दूंगा कि वो उसे मुझसे पहले पटाए। और जैसे ही वो अपनी ठान लेता है, कैमरा स्विच करता है। अगले दिन के सीन पर, जहां लिंग फी एक जगह उदास सी खड़ी होती है, तभी वहां लीकिंग आता है और उसे देखकर कहता है, जूनियर सिस्टर, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? आपको हमारा सेक्ट पसंद नहीं आया क्या? देखो ये जगह बहुत बढ़िया है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा इस सेक्ट में घुमा लाता हूं, जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, लिंग फी धीरे से उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना। और बिना कुछ समझे ही अगले ही पल वो उसके चेहरे पर इतना भारी पंच मारती है कि ली किंग की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो सीधा उड़कर जमीन से टकराता है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि पूरे टावर के अंदर गूंज जाती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। लिंग फी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो झटके से उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर लिंग फी भी डर जाती है। और ली किंग रोते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर, आपने मुझे क्यों मारा? क्या आप मुझे बुली कर रही हो? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा, ना ही आपको ऑनफेंड किया, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, लिंग फी शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब वो सब बातें जो सेक्ट लीडर ने मुझे बताई थीं वो झूठ नहीं थीं, क्योंकि मैंने इसे जो पंच मारा था वो कोई हल्का नहीं था। उसमें मेरी पूरी पावर थी। मैं जानती हूं कि अगर यही पंच किसी और को लगता तो वो कई दिनों तक उठ नहीं पाता, लेकिन ली किंग ये तो सीधा उठकर बैठ गया। इसका मतलब इसके पास सच में कोई टेरिफाइंग फिजिक है। और ये सोचते ही अब लिंग फी की आंखों में रिस्पेक्ट और हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर झलकने लगता है और अब वो बड़े ही प्यार से ली किंग की तरफ बढ़ती है। मेरे प्यारे सीनियर ब्रदर, मैं यहां पर जो कुछ भी कर रही हूं वो सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। और ये सुनते ही ली किंग रोते हुए कहता है, क्या मतलब? मेरे भले के लिए मुझे इतना कूट रही हो क्या? यही तुम्हारा लॉजिक है कि अगर किसी का भला करना हो तो पहले उसे अधमरा कर दो? जूनियर सिस्टर, ये बात एकदम सेंसलेस है। और वैसे भी तुम मुझे बुली नहीं कर सकती, क्योंकि यहां मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितना जोरदार पंच मारा है। मेरा जो हैंडसम सा फेस था वो भी अब सूज गया है। मैं समझ गया हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हारी नजर मेरी पोजीशन पर है, क्योंकि मैं सेक्ट में तुमसे ऊपर हूं और तुम नीचे। इसीलिए तुम चाहती हो कि मुझे हटाकर फर्स्ट डिसाइपल बन जाओ। लेकिन सॉरी सिस्टर, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ दिखने में क्यूट हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूं और मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। और ये सुनते ही लिंग फी उसे शांति से समझाते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि खुद सेक्ट लीडर यानी पैराट्रीज ने मुझे ये सब करने को कहा था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई नॉर्मल फिजिक नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग फिजिक्स है और मुझे भेजा गया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। और ये सुनते ही ली किंग हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा मेरे पास टेरिफाइंग फिजिक्स है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में मेरे पास कोई स्पेशल फिजिक होती तो क्या मुझे खुद नहीं पता चलता? लगता है कि पैराट्रीज यानी सेक्ट लीडर जानबूझकर मुझे पीटवाना चाहते हैं, वरना मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है और मैं तो बस एक सादा सा बंदा हूं। और मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे सेक्ट लीडर मुझसे नाराज हो जाए। और अब ली किंग की ये मासूमियत देख के लिंग फी खुद को हंसने से नहीं रोक पाती और मुस्कुराते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सच में पैराट्रीज का मतलब तुम्हें सजा देना नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर कहा था कि तुम्हारे अंदर एक टेरिफाइंग फिजिक छिपा है और वो खुद इसकी पुष्टि कर चुके हैं। और ये सुनते ही ली किंग एकदम से चौंक जाता है और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, क्या मैं सच में एक जीनियस हूं? लेकिन फिर तुरंत ही सोच में पड़ जाता है और खुद से बोलता है कि यार, अगर मैं सच में जीनियस होता तो मुझे खुद नहीं पता चलता क्या? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैं तो एक सिंपल सा मोर्टल हूं ना, कोई स्पेशल पावर ना कल्टीवेशन की समझ। इवन मुझे तो कल्टीवेशन करना भी नहीं आता। और जीनियस लोग तो वो होते हैं जो बिना एफर्ट सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं तो एक गोलू मोलू कद्दू हूं। और ये सुनते ही लिंग फी उसे बड़ी ही नरमी से समझाने लगती है। और जैसे ही लिंग फी उसे बताती है कि सीनियर ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा जो टेरिफाइंग फिजिक्स है वो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है
और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक तुम चाहे जितना भी खुद को आम इमोर्टल समझते रहो, तुम्हें उसका 1% भी फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे पहले उसे जगाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक ही तरीके से। और ये सुनते ही लीकिंग तो जैसे आसमान में उड़ने लगता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि इसका मतलब ये कि मेरे पास भी एक रियल टेरिफाइंग फिजिक्स है जो बस डीप स्लिप में पड़ा है। ओ सिस्टर, प्लीज मुझे बताओ ना कैसे एक्टिवेट करूं, क्योंकि अब मैं और नॉर्मल नहीं रहना चाहता। मुझे भी वो लेवल चाहिए जहां मॉन्स्टर्स की तरह स्ट्रेंथ हो और लड़कियां खुद इनबॉक्स में आएं। मैं सब कुछ करने को रेडी हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इतना कहते ही जैसे उसकी आंखों में प्यार का सपना चमकता है, वैसे ही लिंग फ्यू उसकी उस रोमांटिक फील को लात मारकर सीधा आउट कर देती है और बोलती है कि अगर सच में टेरिफाइंग फिजिक्स एक्टिवेट करना है तो बस एक काम करना होगा, और वो ये कि हर दिन हर पल मुझसे मार खानी होगी और बिना सवाल के खानी होगी, तभी वो पावर जागेगी। और जैसे ही वो ये बोलती है, लात सीधा उसके मुंह पर लगती है, जिससे लीकिंग की हालत ऐसे हो जाती है जैसे मोबाइल की बैटरी 5% पर अलर्ट दे रही हो। और वो दर्द से चिल्लाता है कि जूनियर सिस्टर, एक बात बताओ, अगर सच में मेरा फिजिक्स इतना पावरफुल है तो फिर वो खुद पैराट्री यानी सेक्ट लीडर लोग क्यों नहीं आए इसे एक्टिवेट कराने, और तुम्हें क्यों भेजा? तब लिंग फ्यू अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर, तुम भी जानते हो कि हमारे सेक्ट लीडर्स कितने क्रेजी लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। उनका एक स्लैप तुम्हें सिर्फ रियलिटी से नहीं मिटा देता, बल्कि तुम्हारे पूरे वजूद को एक स्पिन में खत्म कर देता। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है ताकि तुम सिर्फ अधमरे रहो, मरे नहीं। और मैं तुम्हें तब तक मारूं जब तक तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर खुद बाहर ना निकल आए। और इतना बोलते ही वो अपनी ओरा रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे पूरा टावर ब्लास्टिंग वाइब में कांप जाता है। और लीकिंग डरते हुए चिल्लाता है कि सीनियर सिस्टर, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं बिना पिटे ये पावर एक्टिवेट कर सकूं? क्योंकि अगर यूं ही पिटता रहा तो कहीं पहले ही RIP ना हो जाऊं, और उसके बाद मेरा फिजिक्स एक्टिवेट होकर क्या करेगा? और इतना कहते ही लिंग फ्यू बिना रुके उसे इतनी जोर से किक मारती है कि लीकिंग का मुंह ऐसे बिगड़ जाता है जैसे किसी ने फोटोज में फेस स्वैप कर दिया हो। और वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरे फेस पर मत मारो, मेरा फेस ही तो मेरी पहचान है। अगर यही चला गया तो कौन सी सीनियर सिस्टर पटेगी? प्लीज, आई एम रिस्पेक्टफुल मॉन्स्टर इन द मेकिंग। और उसकी चीखें इतनी तगड़ी होती हैं कि पूरा टावर गूंजने लगता है। और तभी वहां वैंग भी आ जाता है, और उसे ऐसी हालत में देखकर मन ही मन सोचता है कि चलो अब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि दर्द ही वो की है जो इस नॉर्मल से दिखने वाले बंदे को लेजेंड बना सकती है। क्योंकि वैसे भी इसकी जो जुबान है वो कुछ ज्यादा ही अड़ंग सड़ंग बकती है। और मुझे तो सीधा यही लगता है कि इससे मार खाना इसके लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक फेवर है, क्योंकि अगर किसी तरह इसका फिजिक्स एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये बंदा सीधे ग्रेट जीनियस की कैटेगरी में एंटर कर जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे खुद इसे अपने हाथों से मारने में मजा आता, लेकिन सेक्ट लीडर के रूप में मेरी जो डिवाइन इमेज है उसे तो बचाना भी जरूरी है। वरना अगर लोग देखेंगे कि मैं खुद किसी को पीट रहा हूं तो मेरे पैराट्रीज वाले ठाठ में दरार आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे डर है कि अगर इसका टेरिफाइंग फिजिक्स एक्टिवेट हो गया और ये बंदा बेकाबू हो गया तो ये खुद मेरे ही ऊपर पलट के हमला न कर दे, और तब मुझे भी नहीं पता कि खुद को इससे कैसे बचाऊंगा। तो हाँ, जो कर रही है लिंग फू वो सही कर रही है। लेकिन अब कैमरा सीधा स्विच होता है एक नई लोकेशन की ओर, जहां दिखती है एक डिवाइन हेवनली पीक, और उसका नाम है लिंग पीक। और उसी के ऊपर मौजूद है एक अल्ट्रा पावरफुल सेक्ट जिसका नाम है लिंग युवान सेक्ट। और सेक्ट के अंदर एक खास जगह पर बैठी है सारे एल्डर्स की मीटिंग, और उनके साथ बैठे हैं खुद सेक्ट मास्टर। और तभी एक एल्डर बोलता है कि सेक्ट मास्टर, डिमन सीलिंग गैदरिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन हमारा यंग लॉर्ड चैन जियान तो अभी तक परफॉर्म जनरल रिल्म पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और अगर हम उसे ऐसे भेजते हैं तो ये सीधा उसे डेथ मिशन पर भेजने जैसा होगा। और जैसे ही वो ये बात कहता है, हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई मामूली नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर है लिंग युवान सेक्ट का। और बाकी एल्डर्स भी मन ही मन सोचते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा सेक्ट इतना वीक हो जाएगा कि हमारे पास एक डिसाइपल तक नहीं जिसे इस क्रेजी इवेंट में भेजा जा सके। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे पता है ये रिस्की है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम किसी भी हालत में डिमन सीलिंग गैदरिंग को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मौका नहीं बल्कि दरवाजा है यावरी एकेडमी जैसी जगह में एंटर करने का। और इस मौके को खोना यानी अपने पूरे फ्यूचर को फेंक देना, और इसीलिए हम वहां से किसी न किसी को भेजेंगे। और एल्डर ये सुनते ही थोड़ा और सीरियस हो जाता है, और वो बोलता है कि मास्टर, आप भी जानते हो इस बार ऑन ऑर्डर आया है कि सिर्फ यंग जनरेशन के ही लोग इस बार भाग ले सकेंगे। और अगर हम अपनी सेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो यंग कल्टिवेटर्स हैं वो सब अभी स्पिरिट रिल्म के मिड लेवल तक ही हैं, और इस लेवल पर उन्हें उस गैदरिंग में भेजना मतलब शेरों के बीच किसी खरगोश को छोड़ना और उम्मीद करना कि वो वापस जिंदा लौटेगा। क्योंकि अगर हमारे सेक्ट के स्पिरिट लेवल के कल्टिवेटर बाकी टॉप सेक्ट्स के मॉन्स्टर्स के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वो उनसे compete कर पाएंगे? और ग्रेट एल्डर की ये बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि सबको एक ही बात समझ में आ जाती है कि सेक्ट की हालत अभी सच में बहुत डाउन है और उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर की आंखों में जैसे एक चिंगारी सी जलती है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है
और पूरी मीटिंग रूम को हिला देने वाली आवाज में चिल्लाता है कि कोई मुझे ये बताओ कि हमारी जंगू माउंटेन की आउटर रेंज में अभी हाल ही में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है क्या। और तभी सुप्रीम एल्डर रिपोर्ट करता है कि हाँ, अभी एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि चैंगलिंग फैमिली का यंग मास्टर मरकुस वहां जाकर लिंगम फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर चुका है और वहां से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है और वो लड़की खुद मिस लिंग है। लेकिन उस मरकुस ने उसका पीछा भी किया और उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और ये सुनकर सेक्ट मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि लिंग फैमिली की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि वो डायरेक्टली एम्पायर के टॉप मॉन्स्टर्स के रडार पर आ जाएगी। लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस लिंग एक टैलेंटेड डिसाइपल है और इस टाइम उसे हेल्प की बहुत जरूरत है। लेकिन पॉलिटिक्स के कारण हम कुछ कर भी नहीं सकते। और तभी ग्रेट एल्डर एक और टॉप सीक्रेट अपडेट देता है और बोलता है कि मैंने एक स्ट्रेंज सीन के बारे में सुना है। और जब सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि क्या सीन, तो सुप्रीम एल्डर बताता है कि स्मॉल वैली के पास यानी चिंग यवान माउंटेन की आउटर रेंज में कल किसी ने डायरेक्ट परफॉर्म जनरल रिल्म पर ब्रेक थ्रू किया है। और ये बात हमारे ही सेक्ट के एक आउटर डिसाइपल ने खुद नोट की थी और उसने कंफर्म किया है। और ये सुनते ही सेक्ट मास्टर का दिमाग घूम जाता है और वो पूरी एनर्जी के साथ बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि एक यंग कल्टीवेटर ने आउटर माउंटेन पर जनरल प्रोफाउंड रिल्म को क्रैक कर दिया है। और ग्रेट एल्डर बोलता है कि मैं कुछ भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि जिसने रिपोर्ट की वो कोई इनर डिसाइपल नहीं था और उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन ये सुनते ही सेक्ट मास्टर की आंखों में आशा की चमक आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से बोलता है कि अगर ये सच है तो अभी भी हमारे पास चांस है उस डिमन सीलिंग गैदरिंग को विन करने का, क्योंकि अगर हम उस डिसाइपल को ट्रैक कर लें और उसे अपने सेक्ट में भर्ती कर लें तो वो ऑलरेडी जनरल प्रोफाउंड रिल्म पर होगा और वो हमारा गेम चेंजर बन सकता है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में सेक्ट मास्टर, आप तो सच में विजनरी हो, क्योंकि आपने बिना कुछ देखे ही इतना बड़ा पॉसिबिलिटी पकड़ लिया। और सेक्ट मास्टर भी बड़े ही कूल तरीके से रिप्लाई करता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़का डिमन सीलिंग गैदरिंग जीत ही जाएगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म जनरल रिल्म पर पहुंच चुका है तो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि वो टॉप रैंकिंग के अंदर जरूर आएगा और वो हमारे सेक्ट का नेम रिवाइव कर सकता है। और तभी एक और एल्डर बीच में आता है और कहता है कि सही पकड़ा सेक्ट मास्टर, शायद ऊपर वाला इस बार हमारे लिंग यवन सेक्ट की किस्मत को थोड़ा ठीक करने की सोच रहा है। और जैसे ही ये बात खत्म होती है उसी टाइम ग्रेट एल्डर उठकर सेक्ट मास्टर से सवाल करता है कि सर एक बात बताओ, अगर वो लड़का किसी बड़े सेक्ट का हुआ तो? और सेक्ट मास्टर एक सेकंड भी वेट नहीं करता। वो बोलता है कि अगर वो किसी टॉप टियर सेक्ट से है तो छोड़ दो उसे, लेकिन अगर वो किसी छोटे सेक्ट से हुआ तो उसके पूरे सेक्ट को मिटा देंगे और उसे अपने सेक्ट में खींच लाएंगे, और ये जो सारा काम होगा वो तेरे हाथ में है। और ग्रेट एल्डर बिना हिचक के बोलता है कि नो टेंशन सर, ये काम मेरे जिम्मे छोड़ दो। और अब सीन स्विच होकर सीधा डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के एरिया में जाता है, जहां हमारा मेन लड़का वैंक सामने स्क्रीन ओपन करता है और वहां उसे ऑप्शन मिलता है कि आइजार सेक्ट पॉइंट के बदले वो 10 ड्रॉ कर सकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो इंस्टेंट ड्रॉ कर देता है। और फिर रिवॉर्ड्स की बारिश सी शुरू हो जाती है। पहले उसे याओयू की 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर गांव चैन की सेल्फ क्रिएटेड फ्लाइंग इमोर्टल शॉट टेक्निक मिलती है, फिर जीमन की 20% कल्टीवेशन और एक प्रोफाउंड स्किल, और फिर याओयू की फिर से 10% कल्टीवेशन और उसकी एक और सीक्रेट स्किल। और इस तरह ढेर सारे रिवॉर्ड्स के साथ उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड मोड में चला जाता है। और वो खुद भी एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई अब तो मैं सच में सेकंड मास्टर बनने वाला हूं। और सिस्टम से बोलता है कि ये सारी की सारी स्किल्स और पावर मेरे अंदर तुरंत ट्रांसफर कर। और जैसे ही वो बोलता है, सिस्टम पूरी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी में पावर फीड करना शुरू कर देता है और वैंक की बॉडी से एक इन्फर्नल ऑनरा निकलने लगती है। और वो सबसे पहले जो स्किल यूज करता है वो है फ्लाइंग इमोर्टल फ्रॉम हेवन टेक्निक, जो कि इतनी ओपी होती है कि पूरे एरिया को कवर कर देती है। फिर वो होली लाइट स्वॉर्ड डाउन टेक्निक यूज करता है, जो उससे भी ज्यादा ब्रूटल है और सीधा टोर्नेडो बनाते हुए पूरे ग्राउंड को रेज कर देती है। और सबसे एंड में वो याए की ब्राइट जेड स्किल को एक्टिवेट करता है और उससे पूरे एरिया में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइस की लेयर जमने लगती है। और उसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी बता देती है कि अब वैंक कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक फुल पावर मॉन्स्टर बन चुका है। और उन सारी ओपी टेक्निक्स को यूज कर लेने के बाद वैंक सीधा एक ऊंचे क्लिफ पर खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया को देखता हुआ एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अब से मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूं और पूरा का पूरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट अब मेरे कंट्रोल में है। और जैसे ही ये बोला जाता है, सीन कट होकर सीधा लिंग यवान सेक्ट के एल्डर की एंट्री होती है, जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो चुका है। और वो चारों ओर नजर मारते हुए बोलता है कि यहाँ की जो एनर्जी रेज है उसे देखकर मैं साफ बता सकता हूँ कि यहाँ अभी अभी किसी परफॉर्म जनरल रिल्म के कल्टीवेटर ने ब्रेक थ्रू किया है और वो बंदा यहीं कहीं इसी वैली में है। और फिर वो एल्डर नीचे आता है और जैसे ही डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की पुरानी झोपड़ी जैसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि आखिर इस सेक्ट ने हमारे लिंग यवान सेक्ट की टेरिटरी में अपना डेरा कैसे जमा लिया। ये जिंग माउंटेन तो हमारे सेक्ट की एरिया में आता है और फिर भी इनकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ खुद की टेरिटरी बनाने की, ऊपर से सेक्ट का नाम इमोर्टल रख दिया। लगता है इन लोगों को सच्चाई का टेस्ट देने का टाइम आ गया है। और वो जैसे ही ये बोल रहा होता है उसी टाइम धरती फटने जैसी आवाज आती है और एक अल्ट्रा पावरफुल पंच सीधे उसकी तरफ आता है
और वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी वो पंच सीधा उसके फेस पर लैंड करता है और उसका पूरा बॉडी हवा में उठते हुए सीधे पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा माउंटेन शेक करने लगता है। और जैसे ही वो मलबे के बीच से चीखता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं लंगवान सेक्ट का ग्रेट हर्टर हूं और आज तुम सब इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। और तभी जैसे सीन स्लो मोशन में कट होता है, दो लोग उसकी तरफ वॉक करते हैं और कैमरा क्लियर करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वैंग और जुआन शे हैं। और वैंग सीधे उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि क्या कहा तुमने लंगवान सेक्ट? भाई मैंने तो इस नाम का सेक्ट आज पहली बार सुना है और तू मुझे डरा रहा है? पहले खुद बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्ट की तौहीन करने की, और अब जब तू सामने खड़ा है तो बोल कौन है तू असली में? और तभी वो एल्डर थरथराता है और थोड़ा घबराकर बोलता है कि रुको रुको, इसका मतलब तुम लोग उसी छोटे से सेक्ट से हो जिसे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कहते हो। और इतना बोलते ही उसका चेहरा फट जाता है क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार ये तो सीधा एंट्री प्रोफाउंड स्टेज का मॉन्स्टर लग रहा है और इतनी तगड़ी एनर्जी किसी आम बंदे से नहीं निकलेगी। और मैं अगर इस पंच से बच भी गया तो अब यहां से जिंदा निकलना मिशन इम्पॉसिबल है, वो भी सिर्फ एक सिंगल अटैक में कैसे उड़ गया। ये सोचकर वो एल्डर पूरे शॉक में आ जाता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इतना छोटा दिखने वाला सेक्ट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। क्या ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट सच में कोई बहुत ही हाई लेवल पावरफुल सेक्ट है जो यहां बस अपना आउटपोस्ट सेटअप कर चुका है ताकि वो आसानी से इस एरिया से टैलेंटेड डिसाइपल्स को सेलेक्ट कर सके? लेकिन उसका ये पूरा सोचने का टाइम भी उसे नहीं मिलता क्योंकि तभी वैंग सीधे बोल देता है कि हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट हमेशा पीसफुल रहता है, लेकिन अगर कोई भी यहां आकर टंग लपेटने की कोशिश करता है तो उसे फिर खुद अपने लास्ट डे की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। और इसके बाद जुवान शाह एंटर करता है। वो एकदम रेज में अपने एनर्जी क्लॉ बना लेता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट लीडर की बेइज्जती करने की? लगता है तेरी ये बोरिंग लाइफ अब खुद तेरे ही लिए बर्डन बन चुकी है, तो मैं आज उसे यहीं फिनिश कर देता हूं। और इतना बोलकर वो एकदम मेंटल एनर्जी के साथ एल्डर को अपने ग्रिप में ले लेता है और पास में रखे स्टोन को क्रश करते हुए बोलता है कि अगर तू इस स्टोन की तरह नहीं बनना चाहता तो तेरे लिए एक ही रास्ता है। जो कुछ भी हमारे मास्टर पूछें उसका जवाब क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वरना तेरा एंड यहीं पर होगा। और अब ग्रेट एल्डर के मन में एकदम तगड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। वो सोचता है कि यार मैं यहाँ इज्जत से आया था और ये लोग मुझे यहाँ तलवार की नोक पर खड़ा करके पूछताछ कर रहे हैं। और खुद को देखकर सोचता है कि साला क्या मेरी वैल्यू अब इतनी गिर गई है। लेकिन सिचुएशन समझते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है कि मेरा नाम वन फेंक है और मैं लिंग यवान सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ और ये जो माउंटेन है ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। और कुछ दिन पहले हमें यहाँ से एक परफॉर्म जनरल रिल्म की कल्टीवेशन एनर्जी फील हुई थी, तो हम चेक करने आए कि वो एक्सपर्ट कौन है जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सब सुनकर वैंग के दिमाग में लिंग फू का नाम आता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लिंग फू ने परफॉर्म जनरल रिल्म में ब्रेक थ्रू किया था और वो समझ जाता है कि यही वजह है इस एल्डर के आने की। तो वो बोलता है ठीक है, बात समझ आ गई, अब ये बता तू उस एक्सपर्ट को क्यों ढूंढ रहा है? और एल्डर उसे बताता है कि डीमन सीलिंग टूर्नामेंट बस आने ही वाला है और हमारे पास एक भी परफॉर्म जनरल रिल्म का कल्टीवेटर नहीं है, तो मैं यहाँ किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढने आया था ताकि उसे अपनी सेक्ट में ले जाकर टूर्नामेंट में शामिल कर सकूं, वरना हमारी एंट्री ही नहीं हो पाएगी। और ये सुनते ही लिंग फू एकदम कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, जैसे ही वैंग ये पूछता है कि आखिर डिमन सीलिंग गैदरिंग है क्या, ग्रेट एल्डर थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तू इसके बारे में नहीं जानता? वैंग गर्दन हिलाकर मना कर देता है और एल्डर मन ही मन सोचता है कि ये बंदा जरूर किसी छोटे सेक्ट से होगा, तभी इतने बड़े लेवल के इवेंट के बारे में भी कुछ नहीं जानता। लेकिन उसका ये सोचना भी अधूरा रह जाता है क्योंकि तभी जुआन शाह सीधे उसकी गर्दन के पास पहुंचकर बोलता है कि सोचने की एक्टिंग बंद कर, अब सीधे जवाब दे। और तभी ग्रेट एल्डर डीमन सीलिंग का सच बाहर लाता है कि हजारों साल पहले एक डीमन यंगशा यावरी एम्पायर पर हमला कर चुका था और उसे बुरी तरह हराकर एक सीक्रेट जगह में सील कर दिया गया था। लेकिन उस सील की जगह से अब भी उसकी डेमोनिक एनर्जी लीक होती रहती है जिससे उस एरिया के मॉन्स्टर्स करप्ट हो जाते हैं और उनमें भी डीमन की पावर्स आने लगती हैं। इसलिए हर सेक्ट वहां अपने टैलेंटेड डिसाइपल्स भेजता है ताकि वे उन करप्टेड बीस्ट्स को खत्म कर सकें। लेकिन इस बार रूल चेंज हो गया है और सिर्फ यंग जनरेशन को वहां भेजा जाएगा और जो भी टॉप परफॉर्मर होगा उसका नाम डीमन सीलिंग लिस्ट में लिखा जाएगा, जो सीधे सीधे एलिट जीनियस का टैग है और सेक्ट की प्रेस्टिज उससे ही बनती है। लेकिन ये सुनते ही वैंग एकदम ठंडे लहजे में बोलता है कि तुम लोग तो सिर्फ उन डीमनों को मार रहे हो जो रियल डीमन नहीं है, क्योंकि जो असली है वो तो अब तक उस सील से निकल चुका है। और ये सुनकर एल्डर एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि लॉर्ड आप कहना क्या चाह रहे हैं? और तभी जुआन शह बिना पलक झपकाए उसके फेस के पास जाकर बोलता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग असल में मुझे रोकने के लिए बनाई गई है। और जैसे ही ये लाइन गिरती है पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है और एल्डर कांपते हुए बोलता है कि इसका मतलब, और उसके मुंह से वाक्य पूरा निकलता उससे पहले जुआन शाह एकदम फोकस्ड आई कांटेक्ट में बोलता है, हाँ मैं ही हूं ग्रेट डीमन। जुआन शाह
और इस बात को सुनते ही वैंग के चेहरे पर भी शॉक का लाइट स्माइल आता है और वो मन में सोचता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग तो हर 10 साल में सिर्फ इसीलिए होती है ताकि इसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। और अगर जुआन शाह ही असली डीमन है तो इसका मतलब वो जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो बोलता है कि एक बात बताओ जुआन शाह, तुम आखिर उस सील से निकले कैसे? जैसे ही वैंग सवाल करता है कि आखिर डेमन सीलिंग गैदरिंग लिस्ट क्या होती है, तभी जुआन शाह हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल डेमन सीलिंग टेक्निक है जिससे मैं अपनी बॉडी के क्लोन बना सकता हूँ और मैंने अपने ही क्लोन को उस सील के अंदर फंसा दिया जिससे मैं खुद बिना किसी को खबर हुए वहां से बाहर निकल आया। और अब जब वैंग को सारी पिक्चर समझ आती है तो वो ग्रेट एल्डर से सीधा पूछता है कि डेमन सीलिंग लिस्ट क्या होती है। तो ग्रेट एल्डर बताता है कि डेमन सीलिंग गैदरिंग के दौरान जो भी यंग डिसाइपल सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारता है उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर जाती है। और इस बार खास बात यह है कि रूल बदले जा चुके हैं। अब सिर्फ यंग जनरेशन को पार्टिसिपेट करने की परमिशन है, जो सुनते ही वैंग अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि इस कंपटीशन के बहाने वो खुद के लिए कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट कर पाएगा। और जब वो ग्रेट एल्डर से पूछता है कि टूर्नामेंट में कितना टाइम बचा है तो उसे जवाब मिलता है कि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, जो उसके लिए काफी है। और तभी ग्रेट एल्डर मुस्कुराकर वैंग से बोलता है कि सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्या? अब आप मुझे जाने देंगे? तो वैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि बस एक लास्ट सवाल है। जैसा कि तूने कहा, तू प्रोफाउंड जनरल रियल्म के एक यंग कल्टीवेटर को ढूंढने आया था, लेकिन अगर वो तुझे मिल जाता तो उसके साथ क्या करता? तो एल्डर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाता। तो वैंग अब और ज्यादा सीरियस होकर पूछता है कि और उसके सेक्ट के साथ क्या करता? तो ग्रेट एल्डर की हालत खराब हो जाती है और वो पसीने पसीने होकर कांपते हुए बोलता है कि अगर वो किसी छोटे से सेक्ट से होता तो मैं उसके पूरे सेक्ट को तबाह कर देता और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। जो सुनते ही माहौल पलट जाता है क्योंकि अब जुआन शाह धीरे से अपना डेविल हैंड बनाता है और उस एल्डर की तरफ एक ऐसी आंखों से देखता है जिसमें सीधा टेरर बैठा हो। और उसकी वाइब सिर्फ एक ही बात कहती है, अब तेरी बारी है। और अब जैसे ही वैंग बोलता है कि इसे यहीं खत्म कर दो तो जुआन शाह बिना 1 सेकंड गंवाए अपने डेविल हैंड से ग्रेट एल्डर को हवा में पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाता है जब तक उसकी चीखें उस पूरे हॉल को नहीं हिला देती। वो रोते हुए माफी मांगता है, चिल्लाता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वैंग उसे देखता भी नहीं और जुआन शाह उसे इतनी ताकत से जमीन पर पटकता है कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही एल्डर की मौत होती है, वैंग की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पिंग करता है। एंट्री पीस रियलम के एल्डर को खत्म करने पर सेक्ट को 500 पॉइंट्स मिले हैं। वैंग स्माइल करता है और तभी जुआन शाह उसके पास आकर बोलता है कि सेक्ट मास्टर यावरी एम्पायर के ये ग्रेट सेक्ट्स खुद डेमन से कम नहीं है। और अब जब हमने लिंग युआन सेक्ट से पंगा ले ही लिया है तो क्यों ना सीधे उनकी जड़ में घुसा जाए। वैंग कुछ सेकंड सोचता है और फिर बोलता है कि सही कहा तूने, ये सेक्ट असल में मासूमों को मिटा देने वाला सड़ा हुआ सिस्टम है। और अब जब मैंने इनका ग्रेट एल्डर ही खत्म कर दिया है तो मेरे डिवाइन इमोर्टल एक्ट के लिए खतरा तो आ ही सकता है, लेकिन डर के आगे डोमिनेशन है। और इतना सोचते ही वैंग और जुआन शाह एक नई योजना के साथ लिंग युआन सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और कट होता है यावरी एम्पायर की यावरिल सिटी में, जहां हमें मर्क्यूरी लिंटन दिखता है जो लिन का फादर है और वही लिन जो लिंग फे का पीछा करते वक्त वैंग के हाथों मारा गया था। और लिंटन अब एक एल्डर से पूछता है कि जोली न्यू अब तक क्यों नहीं लौटा जबकि इतना टाइम हो गया है लिंक फैमिली को मरे हुए। लेकिन एल्डर वैंग उसे आश्वस्त करता है कि उसने किसी को भेजा है और यंग मास्टर जल्द ही लौट आएंगे। तभी अचानक उसका टोकन चमकने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर की न्यूज है। शायद वो जान गया है कि मैं उस पर गुस्सा हूं और अब खुद को बचाने के लिए पहले से ही मैसेज भेज रहा है। लेकिन जैसे ही एल्डर उस मैसेज को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं और लिंटन चौंक कर पूछता है कि क्या हुआ, क्या फिर से मेरे बेटे ने कोई बवाल कर दिया है या किसी पावरफुल बंदे को छेड़ दिया है और अब मदद मांग रहा है। लेकिन एल्डर कांपती आवाज में कहता है कि योर हाइनेस यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। और ये सुनते ही लिंटन का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। वो गुस्से में अपनी गोद में बैठे बीस्ट की गर्दन उड़ा देता है और पूरी रेंज में चिल्लाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को मार गया। और अब वो पूरे क्रोध के साथ अपनी आर्मी लेकर बाहर निकलता है और शहर के बीचों बीच लोगों के बीच चीफ कमांडर ली किंग चैन उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लिंटन 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो आंखों में आग और दिल में तूफान लेकर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है मैं योर मैजेस्टी को बिना बताए निकल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर का बाप मुझसे ये चुपचाप नहीं देखा जा रहा। और अब मैं खुद जाऊंगा उस इंसान को खत्म करने जिसने मेरे बेटे को मार डाला। और यहां से लिंटन अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। जब तक वो उसे अपने हाथों से मिटा नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। और उसे पूरा यकीन है कि योर मैजेस्टी उसकी सिचुएशन को समझेंगे और उसकी इस गलती को माफ कर देंगे। और जैसे ही लिंटन निकलता है तो ली किंग एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, डैम इट, ये कैसे हो सकता है? लिन यांग मर्कस लिंटन का इकलौता बेटा था, उसे तो खुद एम्परर भी फुल रिस्पेक्ट देते थे, तो आखिर कौन ऐसा क्रेजी बंदा है जो उसे मार सकता है?
मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी मरकस लिंटन को रोक पाएगा। यहाँ तक कि अगर योर मैजेस्टी खुद भी आ जाए तो भी ये बंदा अब नहीं रुकेगा। और इतने में ही लिंटन पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कमांडर ली किंग, मैं तुम्हें सीरियसली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। अगर मुझे तुम्हें मारकर यहाँ से निकलना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगा, इसलिए अभी के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये सुनकर ली किंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, ये बंदा अब पागल हो चुका है और अगर इसे रोका गया तो यहाँ सीधा इम्पल फैमिली के अंदर ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और तभी एक वॉइस आती है जो कहती है कि इसे जाने दो, ये अपने बेटे की डेथ के बाद पूरा टूट चुका है और अभी इसे कोई कुछ समझा नहीं सकता, और अगर किसी ने इसे रोका तो ये यहाँ ही ब्लड बात कर देगा, इसलिए इसे जाने दो। और जब ये अपने दुश्मन को खत्म करके वापस लौटेगा तभी इससे बात करना सेफ रहेगा। और ये सुनते ही ली किंग रिस्पेक्ट में सिर झुकाकर कहता है कि ओके योर मैजेस्टी, मैं आपकी बात समझ गया। और इसके बाद वो लिंटन से बोलता है कि आप जा सकते हो, लेकिन याद रखना आपने योर मैजेस्टी की परमिशन के बिना एक क्राइम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप वापस आओगे तो खुद उनसे माफी मांगोगे। और ये सुनते ही लिंटन रिस्पेक्ट में कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी, आपने मेरी सिचुएशन को समझा, जब मैं अपना बदला ले लूंगा तो वापस आकर खुद माफी भी मांगूंगा, और अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट भी देंगे तो मैं उसे हंसते हुए एक्सेप्ट करूंगा। और इतना बोलते ही लिंटन अपने पूरे स्क्वाड के साथ वहां से निकल जाता है। और लिंटन के वहां से चले जाने के बाद अब जो ली किंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब लगता है कि जो खून की नदियां हैं वो बहने वाली हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू शिफ्ट होता है यूलिंग सेक्ट की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि वेंग जो होता है वो याओ यू के साथ में वहां पर आ चुका होता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, और वो लड़का रोते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहे हो? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपको ऑफेंड किया हो, अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं माफी मांग सकूं। जिस पर जो लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देने आया हूं, और उस रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मेरी एक स्वीट किस मिलेगी। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको? जब मैं इतना प्यार से तुम्हें किस देने आया था तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। लगता है कि तुम उस रिवॉर्ड को डिजर्व ही नहीं करते हो। और अब हमें बताया जाता है कि यह बंदा यूलिंग सेक्ट का यंग मास्टर है और इसका नाम है चेन जिन, और उसके 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिनमें से एक मोटा वाला बोलता है कि तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए कि यंग मास्टर तुम्हें इतना शानदार रिवॉर्ड दे रहे हैं। तभी दूसरा भी हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें इतना सफर कराएंगे कि तुम याद रखोगे, क्योंकि हम खुद यंग मास्टर के पर्सनल सर्वेंट हैं, तो समझ लो हमारी पावर क्या है, इसलिए चुपचाप ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारी हालत बहुत खराब कर देंगे। और इतना सुनते ही चेन जिन चिल्लाता है कि अगर तुम लोग इसे अग्री नहीं करवा पाए तो तुम लोग टोटली यूजलेस हो, अब इसे पीटना शुरू करो। और फिर वो तीनों मिलकर उस लड़के को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर वेंग अपने मन में सोचता है कि सच में इस सेक्ट का यंग मास्टर कितना ईविल और कितना ज्यादा क्रूल है। इनकी हरकतें देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि ये सेक्ट कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है। और तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक पीयरलेस जीनियस खोज लिया है। और ये सुनते ही वेंग शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है पीयरलेस जीनियस, एक मिनट, ये मत कहना कि ये जो सामने चूहे जैसा मुंह लेकर घूम रहा है यही वो पीयरलेस जीनियस है? यही है वो पीयरलेस जीनियस। और उसके इतना बोलते ही अब सिस्टम डिस्प्ले पर दिखाता है कि लिंग यूएन सेक्ट का इकलौता पीयरलेस जीनियस कौन है। और जैसे ही चेन जिन की फोटो स्क्रीन पर आती है वांग का चेहरा एकदम बुरा बन जाता है और वो मन में सोचता है कि नहीं यार, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चेन जिन उस लड़के को बालों से पकड़कर जबरदस्ती उसके गालों पर किस करने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम वांग को बताता है कि असली पीयरलेस जीनियस वो है जो पीटा जा रहा है। ये सुनते ही वांग उसकी तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि क्या सच में ये बंदा पूरा लिंग यूएन सेक्ट का पीयरलेस जीनियस है? अगर ऐसा है तो फिर ये इस तरह से बुली क्यों हो रहा है? और इतना सोचते ही वांग को ली किंग की याद आती है और वो सोचता है कि कहीं ये भी तो वैसा ही नहीं है, मतलब एक ऐसा मॉर्टल जिसके अंदर एक पीयरलेस फिजिक छुपा हुआ है लेकिन अभी अवेकन नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये इस तरह से सफर कर रहा है। तो यही मेरे लिए परफेक्ट मौका है, अगर मैं इसे अभी बचा लूं और अपनी साइड कर लूं तो मुझे एक फ्री का पीयरलेस जीनियस मिल जाएगा। और इतना सोचते ही वांग अपनी जगह से जंप करता है और उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ये ड्रामा बहुत हो गया,